आप ये सोच रहे होगे कि अचानक से ये नॉवल कहाँ से टपक गई? तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बताने का, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये जो वॉइस है ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो नॉवल है ये पहले से रिकॉर्डेड है। और जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैंने पोस्ट में भी आपको बता रखा है कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी वजह से मैं अभी फेंगयुआन वाली को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, अब जल्दी-जल्दी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अब दिक्कत ये बात है कि ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही अपलोड नहीं करूँगा, मैं 1 दिन में 1 चैप्टर रिकॉर्ड कर सकता हूँ बस, उसके अलावा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं कर सकता हूँ लेकिन वही आप जानते हो कि इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं किसी अलग रूम में जाके रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि सब आस-पास बैठे रहते हैं और ये बात सबको पता है कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अब एक ही रूम है और मैं वहीं बैठ के रिकॉर्ड भी करता हूँ, सब लोग घर पे रहते हैं। तो अब सब देखेंगे तो फिर आप जानते ही हो कि बोलेंगे, मेरे को बोला जाएगा, क्या पता फिर वो बोलें कि मत रिकॉर्ड कर, ये सब मत करा कर, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ के डर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं 1 चैप्टर ही रिकॉर्ड करूँगा बस। और जब मेरे पास 5 से 6 चैप्टर के रिकॉर्डेड हो जाएँगे, तो मैं 1 वीडियो डाल दूँगा 5 से 6 दिन में फेंगयुआन वाले की। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये जो नॉवल है, ये वाली कहाँ से टपक पड़ी। तो ये जो नॉवल थी ना, ये मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी, हालाँकि मैंने इसको पोस्ट नहीं करा था। अब पोस्ट इसलिए नहीं करा था क्योंकि आप जानते होंगे कि मैंने एक और नॉवल है जिसका नाम है शैडो स्लेव, उसका एपिसोड 1 मैंने बहुत पहले से डाल रखा है, जिस पे मुझे सपोर्ट तो मिला था लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने एक ही बात कही थी कि आप ना मतलब फेंगयुआन वाली को ही पहले कंप्लीट कीजिए, बाद में इसको करिएगा। तो फिर वही मेरी बात भी थी, मेरा भी खुद का मन था कि हाँ यार, फेंगयुआन वाली को करते हैं, उसमें नई-नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, मेरा खुद का मन लगा हुआ था उसमें ही। तो मैंने भी सोचा कि कोई नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन ये जो नॉवल थी ना, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये वाली नॉवल मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी। बहुत सारे चैप्टर मैंने इसके रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने सोचा था कि रिवर इन्सेनिटी और ये जो नॉवल है, इन दोनों को साथ-साथ में चलाऊँगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर रखे थे। बट अब क्या करें तो मैंने अपलोड नहीं करी क्योंकि जैसा आपने मतलब दिखाया सपोर्ट कि मतलब बोला कि अरे वो करो, तो वही मैंने भी सोचा यार ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं करी, वो बस रखे रहे चैप्टर्स, ठीक है? तो अब क्या हुआ है, अब मेरे जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर सकता हूँ और रेगुलर अपलोड नहीं करूँगा तो क्या पता यूट्यूब में कोई दिक्कत आ जाए कि ये रेगुलर अपलोड नहीं कर रहा है, रीच घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपलोड करूँगा लेकिन दूसरी नॉवल है जो मेरे पास पहले से रिकॉर्डेड है, वो वाली अपलोड कर दूँगा। ऐसा नहीं कि ये जो नॉवल है बहुत ख़राब है, ये नॉवल भी पता है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऊपर से ना ये कंप्लीट नॉवल है, यानी पूरी स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है और ऊपर से इसमें जो मेन मेन कैरेक्टर है ना, उसका नाम है फैंग मिंग, समझ रहे हो? फैंग मिंग नाम है उसका, अपने फेंग-युआन से मिलता-जुलता। हालाँकि ये नहीं पता हमें कि ये मतलब फेंग-युआन की तरह है या नहीं, उसकी तरह तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन फैंग मिंग है नाम इसका तो कुछ मिलता-जुलता नाम है तो थोड़ी होप है इससे कि बढ़िया निकलेगा क्योंकि नॉवल बहुत अच्छी है, तो मज़ा तो आएगा ही। तो मैं अब यही डाल देता हूँ और थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा, मैंने आपको सिचुएशन बता दी है तो समझ जाओ थोड़ा-सा, है ना? तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बताऊँ, एग्ज़ाम के बारे में आप जानते ही हो। एग्ज़ाम से ज़्यादा घरवालों के बारे में आप जानते ही होंगे कि मतलब उनके सामने ऐसा कुछ हो तो कैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्या आगे हो सकता है। तो वो सब आप जानते ही होंगे। तो मैं ज़्यादा अब जल्दी बोल नहीं सकता, मैंने जल्दी से 4 मिनट में बता देना है आपको ये सब क्या-क्या हुआ है, तो आप सब समझ ही चुके होंगे आप। तो ये वाली वीडियो सब कुछ दिन आएँगी तो अब ये देखते रहिएगा और बीच-बीच में मैं फेंगयुआन वाले की वीडियो भी डालता रहूँगा, हर 5 से 6 दिन में 1 वीडियो आ जाएगी आपके पास और हाँ, हाँ, आराम से 2 घंटे की वो वीडियो आराम से होगी आपके पास आ जाएगी 5 से 6 दिन में और बाकी ये वाली वीडियो अब स्टार्ट हो रही है, एक न्यू नॉवल ही मान लो। स्टार्ट क्या हो रही है, पहले से रिकॉर्डेड थी ये, तो ये अपलोड हो रही है, बस देख लीजिएगा थोड़ा आपका भी टाइम पास हो जाएगा इस नॉवल से और सस्पेंस भी बना रहेगा, आपको थोड़ा रहेगा कि हाँ यार फेंगयुआन वाली आएगी, उसमें सस्पेंस बना रहेगा, तो जितना ज़्यादा सस्पेंस बनेगा उतना मज़ा भी आएगा आगे। मैंने भी कुछ रीड नहीं करा है, मेरा भी सस्पेंस बना हुआ है, तो आप भी सस्पेंस बना के रखिएगा, मैं भी बना के रखता हूँ और ये जो नॉवल है ये भी सुन लीजिएगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, चलिए बाय। एमजे रिवर्ब सोसाइटी। हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू नॉवल एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है वारलॉक ऑफ द मगूस वर्ल्ड। ये जो नॉवल है इसमें अपने कैरेक्टर का नाम है फैंग मिंग। फैंग मिंग नाम है फैंग युआन से मिलता-जुलता। कल की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें फैंग युआन ने भाई एक लड़की को पूरा खिलवा दिया बियर के उसमें और फिर बियर को भी ख़त्म करके उसका एक गू बना के खा लिया। आपने देखा होगा। तो हमें ये नहीं पता कि जो अपना फेंगयुआन है उसकी तरह मतलब फेंगयुआन की तरह ये बंदा निकलने वाला है जिसका नाम है फैंगमिंग, क्योंकि ये न्यू नॉवल का एक न्यू कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। तो अब देखते हैं कि ये कैसा निकलेगा, क्या पता उसकी तरह निकले। स्टार्ट करते हैं एक न्यू नॉवल।
जिसका नाम है वारलॉक ऑफ द मगूस वर्ल्ड। ये भी बहुत बढ़िया नॉवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1। मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। यहाँ एक फैंगमिंग पहला थॉट उसके दिमाग में आता है। ये जो फैंगमिंग नाम का बंदा था, इसके दिमाग में पहला थॉट यही आया और इसका ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, आँखें तक नहीं खुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर पे कोई चोट लग गई हो बहुत ज़्यादा। इतना दर्द हो रहा था जैसे उसका दिमाग एकदम फटने वाला हो। उसके सामने जो सीन था, वो ऐसा था जैसे किसी घोड़े वाली कैरेज में ट्रैवल कर रहा हो। उसका बॉडी कैरेज के मूव होने लग रहा था। जैसे मान लो कि हम बस में ट्रैवल करते हैं तो होता नहीं है कि किसी-किसी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो मतलब उल्टी-उल्टी होने जैसा सीन हो जाता है। तो इसके साथ भी वही हो रहा था कि ऊपर-नीचे सीन चल रहा है, तो जैसे नाव हो गई, बोट हो गई या ये बस हो गई, इन चीज़ों में होता है किसी-किसी के साथ, तो वैसा ही लग रहा था। और हर बार बम्प उसके वुंड पे लग रहा था। यानी ऐसा मान लो जब भी होता नहीं, कोई ब्रेकर आ गया तो एकदम धम से उछलती है तो चोट लग जाती है, तो ऐसे उसके सर पे बार-बार चोट लग जा रही थी। क्योंकि सर पे पहले से चोट लगी हुई है, ऊपर से और दर्द कर रही है तो चोट लग जा रही थी। दर्द इतना था कि भाई फैंग मिंग कुन ज़ोर-ज़ोर से साँस लेनी पड़ रही थी। जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, उसने अपने आस-पास देखा, उसकी आँखों के सामने सिर्फ लकड़ी के बने हुए वॉल्स थे, जो खाली प्लैंक से बने हुए दिख रहे थे। उसके आस-पास काफ़ी सारे गोल्ड बलून और नीली आँखों वाले यंग बॉयज़ बैठे हुए थे। आँखें बंद करके रेस्ट कर रहे थे और लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। लुक इनका बड़ा रॉयल था, मतलब ये जो बंदे बैठे हैं ना इसके आस-पास, मतलब जैसे सुनहरे बाल है ना इनके, गोल्ड कलर के बाल है, आँखें एकदम नीली हैं। ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, शायद नोबल्स होंगे ये लोग। फैंग मिंग ज़मीन पर लेटा हुआ था, ठंडी-ठंडी जो फ्लोर था ना उसके टच हो रहा था और ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे भाई अगर थोड़ी देर और पड़ा रहा तो भाई ठंड लग जाएगी। और उसने ना तुरंत ये सब फ़ील करके उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सर में एक और खतरनाक एकदम चुभने जैसा पेन हुआ, बहुत शार्प सा पेन। वो पेन अचानक आया था और उसके साथ काफ़ी अजीब और खतरनाक यादें भी लाया था। उसके दिमागों में ना अब यादें फ्लैश होने लग गईं। अब फैंगमिंग की आँखें एकदम पलट गईं और फिर वो बेहोश हो गया। तभी आवाज़ आती है, "हे लेनिन उठ जा यार! हे लेनिन उठ जा यार!" बेहोशी के स्टेट में उसने किसी की आवाज़ सुनी और फिर उसने धीरे से आँखें खोल दी। क्या ये पुनर्जन्म है? फैंगमिंग को क्लियर याद था कि उसने लास्ट में क्या देखा था। वो एक एनर्जी रिएक्टर की ब्लास्ट से निकली तेज आग की वजह से, लास्ट सीन उसने बस ये देखा कि भाई एक एनर्जी रिएक्टर में कुछ कर रहा था वो और वहां से तेज आग निकल रही थी। यानी ये जो बंदा था अर्थ से आया हुआ है और एनर्जी रिएक्टर आप जानते हो ये शायद न्यूक्लियर पावर वाला कोई होगा, ये साइंटिस्ट होगा ये। ऐसे एक्सप्लोजन से कोई जिंदा नहीं बच सकता था बिना किसी पावरफुल प्रोटेक्शन के। और जिस प्लेनेट पे वो रहता था वहाँ ऐसे कैरेज और वुडन प्लैंक सिर्फ म्यूजियम में दिखते थे। यानी हम जानते हैं अर्थ से आया है क्योंकि म्यूजियम में ही तो होते हैं ऐसे कैरेज एशियंट टाइम वाले। ये इसलिए कह रहा था। जैसे-जैसे उसके दिमाग में नए मेमोरीज़ सेट होने लगे, उसे थोड़ा क्लैरिटी मिला अपने बॉडी के बारे में और इस वर्ल्ड के बारे में। ये एक ऐसा रियल्म था जो यूरोपियन मिडल एजेस जैसा दिख रहा था। यहाँ एक मिस्टीरियस फ़ोर्स भी एग्ज़िस्ट करती थी, यानी कोई मैजिकल पावर होगी। उसका करंट बॉडी का नाम था लेलिन फ़ार्लियर और एक छोटी-सी नोबल फैमिली का बेटा था, लेलिन फ़ैलियर इसका पूरा नाम है, ओके? जब पता चला कि उसके पास मागुस बनने की गिफ्ट है, तब उसके फादर विस्काउंट जॉन फ़ेलियर ने काफ़ी जुगाड़ लगा के उसे मागुस ये जो अप्रेंटिस होता है ना, यानी शायद अकेडमी अकेडमी में भेजने का प्लान बना लिया था, इसलिए। और वो ट्रैवल कर रहा था सीधा मागुस अकेडमी की तरफ। उसे जगाने वाले लड़का जो एक हेल्दी और बड़ा-सा लग रहा था, यानी यंग बंदा था, यंग यूथ का बंदा एकदम बड़ा-सा लग रहा था, साइज़ में बड़ा होगा ये। उसकी जो मोटी-सी आईब्रोज़ थी, बड़ी-बड़ी आँखें थी और सीधी-सी एकदम नाक थी, गोल्डन बाल चमक रहे थे, फेस थोड़ा-सा बेबी टाइप था, लेकिन बॉडी मस्कुलर थी और फुल मैनली वाइब दे रहा था, यानी मैन लग रहा था। और जैसे ही उस लड़के ने देखा कि फैंगमिंग उठ गया है, उसने हँसी से कहा, और उसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, "हा, हा, 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 लेनिन फाइनली उठ गया तू। थोड़ा और लेट उठता तो डिनर भी मिस कर देता। भूखा रहना पड़ता तेरे को, राइट?" फैंगमिंग ने थोड़ा सोचा, फिर उसने पहचान लिया कि ये बंदा कौन था। तो यहाँ पे फैंगमिंग कहता है, "थैंक्स जॉर्ज।" शायद इसलिए क्योंकि इसने ना डिनर के टाइम तक इसे उठा दिया था। ये सभी यंग यूथ के बंदे मागुस एकेडमी जा रहे थे। ये गिफ्टेड थे। ये जॉर्ज एक काउंट का रियल सन था और अपने फादर का काफ़ी मतलब बहुत पाल-पोस के, वो जो होता है ना एकदम भाई सर पे बिठा के लड़के को रखते हैं वैसे टाइप वाला लड़का था, यानी सब कुछ मिल जाता था इससे, क्योंकि काउंट का बेटा था ना इसलिए। उसे एकेडमी भेजने के लिए उसके बाप ने बहुत पैसा और पावर लगाई थी। तभी आवाज़ आती है, "काउंट?" फैंगमिंग ने ना सोचा थोड़ा-सा,
उसे याद आया अपने नए फादर विस्काउंट जॉन फेलियर के बारे में, जिसका एरिया एक सिटी जितना बड़ा था और हजारों सोल्जर्स उसके अंडर थे। अगर जॉर्ज का बाप काउंट था तो उसके पास तो मल्टीपल सिटीज होंगी और हजारों गोल्ड कॉइन्स होंगे। एनुअल इनकम थी बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत ज़्यादा कमाता होगा, इनकम बहुत ज़्यादा होगी। इतने पैसे और पावर के बाद भी अगर उस जैसे बंदे को एकेडमी में मतलब अपने बेटे को भेजने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तो जो मेरा बाप है जिसका नाम जॉन फेलियर है, उसने कैसे करा? यानी अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना, वो ये सोच रहा है कि ये जो मेरे सामने साथ में एक बंदा बैठा है जिसके गोल्डन बाल है, एक नोबल बंदा है जिसका बाप भाई जिसका बाप भाई एक काउंट है, काउंट, ठीक है? और काउंट ना बहुत पावरफुल बंदा होता है। इसके एरिया में ऐसे मान लो जैसे पूरा दिल्ली, यूपी, हरियाणा, आस-पास के जितने भी है ना, जितने बड़े-बड़े स्टेट है, ये सारे के सारे एक काउंट के अंदर आते हैं। और ये जो अपना मेन कैरेक्टर है जिसका नाम फैंगमिंग है, ये फैंगमिंग भाई एक विस्काउंट का बेटा है। तो विस्काउंट तो काउंट से छोटा होता है ना, इसलिए। तो ये मान के चलो जो अपना फैंगमिंग है उसका बाप के अंडर बस एक छोटी-सी जगह जैसे दिल्ली आती होगी बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन हम जानते हैं जैसे काउंट है, यानी काउंट का बेटा बड़ा है। सोचो उस बंदे को भी इस एकेडमी में भेजने के लिए अपने बेटे को कितना ज़्यादा मतलब मेहनत लग गई। इतनी मेहनत लग गई, इतना पैसा लग गया, सब कुछ लग गया, तब जाके वो भेज पाया। तो भाई अपना ये जो फैंगमिंग है वो सोच रहा है कि मेरे को कैसे भेजा जा रहा है यहाँ पे? मैं कैसे जा रहा हूँ? मेरे बाप के पास तो इतना कुछ है भी नहीं, इसने कैसे भेज दिया? जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, एक और पेन उसके दिमाग में एकदम फ्लैश हुआ और एक और मेमोरी उसके दिमाग में ट्रिगर हो गई। एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया, पुरानी-सी एकदम शेल्फ्स थी, यानी बैठने की चेयर-वेयर, ये जो ये फर्नीचर ये सब चीज़ें होती हैं ना, सब पुराना-पुराना एकदम धूल ही धूल लगा हुआ था। एक डिम लाइट में जॉन फेलियर एक रिंग उसके हाथ में देते हुए बोल रहा था, यानी इसका बाप जॉन फेलियर। वो कहता है, जॉन फेलियर, डियर लेलिन, ये हमारे फेलियर फैमिली का हेirloom है। एक मागुस का वादा, मेरे दादाजी ने एक इंजर्ड मागुस की मदद की थी और बदले में उस मागुस ने ये रिंग गिफ्ट की थी। उसने वादा किया था कि अगर कभी तेरे जो वंश होगा, अगर तेरे वंश में कोई भी मागुस बनने लायक निकले, तो ये रिंग लेके जाके उस एकेडमी में दिखा देना और फ्री में तेरा एडमिशन हो जाएगा। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम हमारे फैमिली का नाम रोशन करोगे। अच्छा, अब समझ आया कि इसने ऐसा क्यों हुआ। इसका जो ग्रैंडफ़ादर या कुछ होंगे ना, तो उन लोगों ने किसी न किसी एक खतरनाक मागूस की मदद करी होगी। तो भाई मागूस होते हैं पावरफुल लोग। ऐसा मान लो जैसे फैंगियॉन में गो मास्टर होते हैं और बाकी नॉर्मल मॉर्टल्स लोग होते हैं। तो ये मॉर्टल्स लोग थे, ये जो इसका बाप है, इसका ग्रैंडफ़ादर, और उसने मदद कर दी होगी एक तरीके से गो मास्टर यानी एक मागूस की। अब क्या हुआ कि भाई जब मदद कर दी तो एहसान आ गया, फ़ेवर, तो फ़ेवर अदा करने के लिए उस मागूस ने बोला कि भाई एकेडमी में तुम्हें जॉइन करना है ना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रिंग है इसे दिखा देना और तुम जॉइन हो जाएगा। जो भी तुम्हारा बेटा बनने के लायक होगा, जिसके में भी टैलेंट होगा वो। जैसे हम जानते हैं कि हर कोई ना गो मास्टर नहीं बन सकता फैंग युआन वाली में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे कोई नहीं बन सकता अपना मागूस। मागूस बनने के लिए चाहिए टैलेंट, और वो टैलेंट अवेकन होता है। तो अब ये जो अपना बंदा है जिसका नाम है फैंग मिंग, यानी अपना मेन कैरेक्टर जो अब आया है यहाँ पे, तो भाई ये जो मेन कैरेक्टर है इसके में है टैलेंट, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये ट्रांसमाइग्रेट हुआ है या शायद रिइंकार्नेशन इसका हुआ है, तो अब ये यहाँ पे पहुँचा है। और जो इसका पहले बॉडी वाला ओनर था वो तो मर चुका है। इसलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि अब इसके पास वो रिंग थी। वो कहता है वो रिंग, फैंगमिंग की आँखें एकदम छोटी-सी हो गई और उसका हाथ सीधा अपने सीने पर लगा लिया। कपड़ों के अंदर उसने क्लियरली एक रिंग जैसा मेटल ऑब्जेक्ट फ़ील किया। उसने रिलीफ़ की साँस ली और सोचा, थैंक गॉड! शायद किसी ने इस रिंग को ट्रेज़र नहीं समझा, या फिर इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं। पर अच्छा हुआ लूट के कोई तो नहीं ले गया इसको, बहुत बढ़िया बात है, कोई लूट के नहीं ले गया इसको। अपने पहले जन्म में फैंगमिंग एक साइंटिस्ट था, जो नेचुरली उसका इंटरेस्ट इस मिस्टीरियस फ़ोर्स और ये जो मैजिक पावर या जो भी मिस्टीरियस फ़ोर्स है उसमें लग रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट है भाई, इंटरेस्ट तो आएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है मैटर। तो अब ये शायद अपना बंदा भाई इंटेलिजेंट तो निकलेगा यार, कुछ तो बात होगी इसके अंदर। उसके अंदर रिसर्च करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, और उसे ये भी रियलाइज़ हो गया कि अगर ये रिंग चली जाती, तो वो एडमिशन का प्रूफ़ भी खो देता। सही बात है, रिंग दिखाएगा तभी एडमिशन होगा उसका। चाहे मैंने इस बॉडी को ले लिया है और इसके मेमोरीज़ भी अब सारे मेरे हैं, पर मैं लेलिन जैसा नहीं हूँ। अगर फैमिली मेंबर्स को लग गया कि मैं कुछ अलग बिहेव कर रहा हूँ, तो क्या पता वो किसी मागुस को बुला ले जिसे पता लग जाए मैं पॉसेस्ड हूँ। इसलिए बेस्ट होगा कि मैं एकेडमी चला जाऊँ। वहाँ से 4 या 5 साल तक वापस नहीं आना पड़ेगा।
तब तक अगर मेरा बिहेवियर थोड़ा मतलब अलग भी हो गया, तो लोग मान लेंगे कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि लोग बदल ही जाते हैं, कहीं न कहीं रह के आते हैं तो। वैसे भी मागुस लोग थोड़े से होते हैं ऐसे टाइप के। तो अगर मैं नॉर्मल बन गया, तो लोग भी डाउट करेंगे। अभी के लिए मुझे थोड़ा-सा ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा जैसे पिछला ओनर था, वरना वो लोग सोचेंगे कि किसी दूसरी आत्मा ने इसे पोजेस्ड कर लिया है, यानी इसकी बॉडी पे कब्ज़ा कर लिया है और किसी मागुस को बुला लिया, तो भाई वो तो ऐसी की तैसी कर देगा। क्या पता मुझे मार दे या मेरी आत्मा को खत्म कर दे। इसे डर भी लग रहा था ना इसलिए। जैसे ही वो एकदम डीप थॉट में गया, एक स्ट्रॉन्ग हाथ ने उसे उठने में हेल्प करी। ये था जियोर्ज। जियोर्ज कहता है, "क्या सोच रहा है तू?" फैंगमिंग कहता है, "कुछ नहीं।" उसने झट से सर हिला दिया और फिर अपना हाथ पकड़ लिया, क्योंकि पेन अभी भी हो रहा था। और फैंगमिंग ने अचानक से जियोर्ज की तरफ देखा, एकदम से घूमा और जियोर्ज का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, जैसे किसी सांप ने एकदम उसे घूरा हो, एकदम पकड़ लिया हो। फैंगमिंग कहता है, "प्यारे जियोर्ज, तूने मुझे इतनी देर तक ज़मीन पर सोने क्यों दिया? उठाया क्यों नहीं?" जियोर्ज कहता है, "है। तुझे इतनी मस्त नींद आ रही थी, तो लगा तुझे मज़ा भी आ रहा होगा ज़मीन पे लेट के।" जॉर्ज ने अपना सर झुका के थोड़ा-सा एकदम झुकाते हुए बोला था, लेकिन उसकी आँखों में एक नॉटी सी चमक थी। यानी समझ ही रहे हो, ये लोग थोड़े बच्चे टाइप हैं, लेकिन फिर भी भाई नोबल लोग होते हैं, तो जानते ही हो एक-दूसरे को दबाना। हर वर्ल्ड में यही होता है भाई, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो दूसरे को दबाता है, मज़े लेता है उससे। ये भी होता है एकदम टीज़ करना टाइप का, समझ ही रहे होगे। फैंगमिंग के मर्डरस ग्लेयर देख के उसे फाइनली सरेंडर कर दिया था। अरे! थोड़ा भाई अपना खतरनाक भी है। जियोर्ज कहता है, "ठीक है भाई, ठीक है यार, क्या करें? तू मेरी गॉडेस को छेड़ने चला गया था। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रो हूँ मैं तेरा, यानी भाई जैसा हूँ, पैटी नहीं हूँ। पर अब तो पूरी कैरेज तुझे एनिमी समझने लगी है और मैं अकेला पड़ना नहीं चाहता इन सब में।" फैंगमिंग कहता है, "गॉडेस? ऑफेंड? क्या?" उसने अपना सर झुकाया और फिर याद आया उसे सब कुछ। वो लड़की थी बेस्सिता इसका नाम था, बेस्सिता। सिर्फ़ 15 साल की थी, लेकिन काफ़ी मैच्योर बॉडी और बड़ी-बड़ी एकदम वॉटरी आँखें थी, जो ओरिजिनल लेलिन जैसे लेक्चर के लिए प्राप्त थी। यानी एकदम लेचर लेचर ऐसा मान लो, चोमू मान लो इसको, चोमू टाइप का बंदा होता नहीं है कि अजीब से बाल हैं, एकदम तेल-वेल लगा है, तेल चू रहा है साइड से, चोमू टाइप के बंदे नहीं होते एकदम नर्ड टाइप के। समझ ही जाओगे आप, ऐसे टाइप के बंदे। तो वही कह रहा था कि भाई वो कहाँ राजा भोज, ये कहाँ गंगू तेली। तो वही वाला सीन चल रहा था कि भाई फैंगमिंग जिसकी बॉडी में अभी आया है, वो बंदा चोमू सा था और ये जो लड़की थी एकदम गॉडेस जैसी, इसलिए ये सोच रहा था। वो लड़की जिसका नाम बेस्चिता था, वो 15 साल की थी, ठीक है? आगे देखते हैं। वो लेलिन कोई सेंट नहीं था, उसने 12 साल की एज में अपना वर्जिनिटी लॉस कर दिया था और तब से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ तो फ़ोर्सफुली सेड्यूस करके सो चुका था। अरे भाई साहब! ये क्या? अपने बाप की टेरिटरी में उसका नाम था स्कॉर्ज, स्कॉर्ज कुछ कहते हैं, खतरनाक वर्ड है भाई ये, कुछ बदतमीज़ी बंदा होगा ये, इसलिए कह रहे हैं इसको। फैंगमिंग ने जब वो मेमोरीज़ देखी, तो उसने आइस रोल कर दी और थोड़ा-सा डाइजेस्ट ही नहीं हो रही इससे मेमोरी से, भई क्या देख लिया मैंने। अब समझ आया बॉडी इतनी वीक क्यों है, सिर्फ़ चोटों की वजह से नहीं। क्लियरली लेलिन ने अपने होम टाउन में बदमाशी कर के आदत से मजबूर हो चुका था और अब उसने बेस्सिता को देखा, तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। शुरू के अटेम्प्ट्स में नॉर्मल थोड़ा-सा फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में वॉयलेंट हो गया। फैंगमिंग ने जब ये देखा, तो उसने ओरिजिनल लेलिन को एक वर्ड में लेबल किया, वो था इडियट। यानी पिछले वाले ओनर को इसने सीधा कह दिया, न्यू ओनर ने, यानी अपने मेन कैरेक्टर ने, इडियट था ये पहले वाला बंदा तो। अरे वो बेस्सिता एक छोटी-सी कंट्री की प्रिंसेस है यार, और ये पागल उसका रेप करने की सोच रहा था। दिमाग में इसके गूँ भरा है क्या? आगे क्या हुआ? ये ऑब्वियस ही था। बेस्सिता के बॉडीगार्ड्स या उसके मतलब जो गार्डियंस होंगे या फॉलोवर्स कुछ भी कह लो, उन सब ने एकदम भाई इसको कुत्ते की तरह मारा होगा और उसकी डेथ हो गई, जिसका फ़ायदा फैंगमिंग को मिल गया। इसीलिए भाई फैंगमिंग यहाँ पे आ गया। अब पता चला था कि कैसे हुआ है। वो बंदा कुत्ते की तरह पिट-पिट के मर गया और उसकी बॉडी में अपना मेन कैरेक्टर आ चुका है, फैंगमिंग। ओके, अब देखते हैं। है, ये बेसिता काफ़ी चालू लगती है। फैंगमिंग ने एक कोल्ड सा लाउथ किया, ठीक है, अब मैं तेरा बॉडी ले लिया है, तो अगर मौका मिला तो बदला भी लूँगा। अब से मैं हूँ लेलिन फेलियर। फैंगमिंग ने कसम खाई थी ये। उसकी मेमोरीज़ में उसने कभी किसी एशियन या चाइनीज़ का नाम नहीं सुना था, तो नए वेस्टर्न वर्ल्ड में चाइनीज़ नाम यूज़ करना रिस्की हो सकता था, इसलिए उसने अपना वैसा ही नाम रख दिया। हाँ, ये थोड़ा-सा वेस्टर्न कंट्रीज़ के नाम में से नहीं आता है, जैसे यूके, अमेरिकन, यूरोपियन ऐसे टाइप में ना नेम्स होते हैं ना, ऐसे ही टाइप के उनके, इसलिए। जब उसने आस-पास देखा तो पूरा कैरेज खाली था, तभी समझ
गया कि जॉर्जिया उसे बुलाने आया था। फैंगमिन कहता है, वैसे जॉर्ज, थैंक्स यार, तेरे पास कोई मेडिसिन है क्या? मैंने जॉर्जिया कह दिया इसको, जॉर्ज नाम है, ठीक है, जॉर्ज, ओके। वो उठ गया और अपना बॉडी स्ट्रेच किया। थोड़ा पेन था लेकिन मूवमेंट में दिक्कत नहीं हो रही थी। सर की चोट अब थोड़ा-सा सही हो गई थी, मतलब हो जाती है ना, छोटे-थोड़े से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर वो सही हो जाता है, वैसे ही हो गया था। जॉर्ज कहता है, मुझे पता था तुझे ये चाहिए होगा। उसने एक छोटी-सी बॉटल उसकी तरफ फेंक दी। जॉर्ज कहता है, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट प्रोडक्ट है। सुनने में आया है कि नाइट्स ट्रेनिंग में यूज़ होता है। इंजरीज़ के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। उसने आस-पास देख के थोड़ा-सा स्लोली बोला था। जॉर्ज कहता है, वैसे डिनर स्टार्ट होने वाला है, मैं चलता हूँ, तू जल्दी से मेडिसिन लगा के आ जा, और हाँ, ह हमारी दोस्ती के बारे में किसी को मत बताना। और ये बोलते ही वो हवा के झोंके के साथ ही निकल चुका। जॉर्ज दूर जाते देख के लेलिन ने अपना सर पकड़ लिया। लगता है इस लेलिन ने तो लिटरली एकदम भाई कुछ ना कुछ खतरनाक काम करा है, जिसकी वज़ह से लोग इसको अपना दोस्त भी बनाना नहीं चाहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं इसका दोस्त हूँ या मैं इससे मिला हूँ। उसकी मेमोरीज़ के मुताबिक इस दुनिया में सेक्सुअल फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा थी। इस पॉइंट पे भाई लेलिन अपना कुछ नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप अपने जो भी चोटें-वोटें लगी थी भाई, अब सारी चोटें जो लगी हैं उन सब पे अपनी दवा-ववा लगाई जो उसे मिली थी, और जल्दी से अपने कपड़ों को सही-सही करा, सब कुछ कर लिया उसने। फिर लेलिन कहता है, इश! साला ये जॉर्ज भी ना दवा लगवाने में हेल्प तो कर नहीं सकता था जाने से पहले। जैसे ही लेलिन ने मेडिसिन अप्लाई करनी शुरू करी, उसने ठंडी-ठंडी साँसें खींची। दर्द इतना तीखा था भाई, जैसे एकदम चिल्ला पड़ा, लेकिन ये दवा सच में पावरफुल थी। जैसे ही उसने लगाई, बॉडी पे एक ठंडा-सा कुछ फ़ील हुआ और दर्द तुरंत गायब हो गया, और सब जितने भी वुंड्स थे, सारी दवा लगाने के बाद लेलिन ने फिर से कपड़े पहन लिए, और जितने भी वुंड्स थे अब सारे थोड़े से हील होने लग गए थे। पता चल रहा था कि भई असर तो हो रहा है उसका। और फिर पता चलता है, और फिर उसने कपड़े पहनने के बाद ना जो कैरेज का जो दरवाज़ा था उसे खोल दिया, और एक वूश आवाज़ आती है। एक हल्की-सी ठंडी हवा आई जो उसके चेहरे पर पड़ने लगी, और सामने होराइज़न पे सूरज ढल रहा था। सारा सीन एकदम गोल्डन रोशनी में चमक रहा था। लेलिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, चाहे जो भी हो, ज़िंदा रहना एक अलग ही फीलिंग देता है। उसकी आँखों में थोड़ा-सा मॉइस्चर आ गया था, जैसे इमोशंस भर गए हों। जब उसने आस-पास देखा, तो उसने नोटिस किया कि बहुत सारे बड़े कैरेजेस सर्कल में खड़े हो गए थे, जैसे एक टेम्परेरी कैंप बन गया हो। सेंटर में एक बड़ा-सा बोनफायर जला हुआ था। बोनफायर के पास काफ़ी सारे यूथ के मतलब नए-नए लोग थे ना, नए यूथ के बंदे आ गए थे और बैठे हुए थे गोला बना के। जैसे कैंप फायर होता है ना, जानते होंगे, वैसे टाइप का। कुछ रेस्ट कर रहे थे, कुछ हँस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, और हाथों में हाथ डाल के कुछ लोग बैठे थे, कुछ तो ब्रेड खा रहे थे, खिला रहे थे, ऐसे सीन चल रहा था, यानी थोड़ा-सा माहौल बना हुआ था। लेलिन सीधा एक टेबल की तरफ आ गया, जहाँ पे ब्रेड्स और जूस रखे थे। उसकी मेमोरीज़ के अकॉर्डिंग वही फूड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट था। जब वो टेबल के पास गया, उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने लेनिन को देखा, उसके चेहरे पर एक क्लियरली थोड़ा-सा डिस्गस्ट वाली फीलिंग से और नफ़रत सी फीलिंग दिखने लग गई। यानी ये लोग ना भाई लेनिन को हेट करते हैं, यानी अपने फैंगमिन को हेट करते हैं। लेनिन को खुद पे कॉन्फिडेंस था, थोड़ा एकदम थिक स्किन थी, लेकिन फिर भी ये नज़र उसके लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रही थी। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा, वो वहीं पे था। कुछ भी हो जाए, खाना तो लेना ही पड़ेगा। अचानक एक रफ़ और एकदम खतरनाक सी आवाज़ सुनाई दी। वॉइस कहती है, "जल्दी कर।" फ्रैक्ड बॉय कहता है, "सो सॉरी लेडी एंजिला।" एंजीलिया, एंजीलिया सॉरी, इसका नाम है एंजीलिया। एक छोटा लड़का जिसके चेहरे पर फ्रेकल्स थे, तुरंत सॉरी बोला, अपना फूड लेके सीधा भाग गया, और तभी आवाज़ आती है, बीप बीप, डेंजर अलर्ट, डेंजर अलर्ट, तुम डेंजर के सोर्स के बहुत करीब हो। रिकमेंडेशन, होस्ट को कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाना चाहिए। होस्ट को करीबन 1000 मीटर दूर चले जाना चाहिए। बार-बार एक उसके दिमाग में आवाज़ आई जा रही थी, अलर्ट, 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 होस्ट को दूर जाना पड़ेगा, होस्ट को दूर जाना पड़ेगा, डेंजर ज़ोन, डेंजर ज़ोन। ये क्या है? लेलिन की जो आँखें थी एकदम से एकदम उल्लू की तरह फटी जा रही थी। उसने दिमाग में सोचा, ये जो मैकेनिकल साउंड आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, ये तो मेरा पुराना असिस्टेंट एआई चिप है, जो मेरी पिछली लाइफ़ में था। ये मेरे साथ कैसे रीइन्कार्नेटेड हो गया? ये तो साइंस के खिलाफ है। लेलिन की यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल साइंस के खिलाफ तो होगा ही, क्योंकि कोई मशीनरी चिप कैसे रीइन्कार्नेटेड हो सकती है? सोल का तो माना भी जा सकता है कि सोल दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। लेकिन ये चिप, ये एआई कहाँ से हो सकता है? साइंस के बिल्कुल खिलाफ था ये। लेनिन के दिमाग में एक चीज़ आई, एआई चिप, मेरा माइंड स्कैन करो और चेक करो, कोई असिस्टेंट सिस्टम तो नहीं है? बीप, स्कैन कंप्लीट, होस्ट के माइंड में कोई अजीब चीज़ नहीं मिली है। बस एक पल में एआई चिप की वही रोबोटिक आवाज़ वापस से सुनाई दी। लेनिन ने तुरंत कहा, अब मेरा पूरा बॉडी स्कैन करो और मेरे स्टैट्स दिखाओ।
फिर एक मैकेनिकल साउंड दोबारा से आई, बीप, स्कैन कंप्लीट, फेंग युआन सॉरी मैं बार-बार पता नहीं क्यों नाम ले लेता हूँ, फेंग मिंग यानी लेलिन पैलियर, स्ट्रेंथ 0.4, एजिलिटी 0.5 और कॉन्स्टिट्यूशन 0.4, स्टेटस हेड के पीछे से ब्लीडिंग और काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ है। होस्ट की बॉडी में कोई एआई चिप नहीं मिला। एआई चिप खुद बोल रहा है कि होस्ट की बॉडी में कोई एआई चिप नहीं मिला। देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कनेक्ट हो गया है इसके अंदर से ही इसलिए। तो अब मैं बता देता हूँ, जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो सब जानते ही हो भाई, ताकत कहते हैं। एजिलिटी मतलब स्पीड होती है और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब शायद तुम्हारी सोचने समझने की सब शक्ति, और वो जो तुम थोड़ा जल्दी-जल्दी से अपने विज़डम मान लो यार, विज़डम, ठीक है? स्टेटस जैसा बताया था कि भाई चोट लगी है उसकी बॉडी के पीछे यानी हेड के पीछे चोट लगी है और थोड़े से टिश्यूज़ में इंजरी आई है, तो ये बता दिया था। लेनिन के सामने एक 3D होलोग्राम दिखाई दिया, उसमें खुद का बॉडी एकदम शो हो रहा था और साइड में स्टैट्स भी लिखे हुए थे कि ये सब लिखा हुआ है। ये तुमने देखा होगा यार, कुछ मानवस तुमने पढ़ रखी होंगी तो वो से थोड़ा याद करो, थोड़ा इमेजिन करो, मज़ा आएगा इस देखने में। नो, एआई चिप, मुझे तो पता है एआई चिप एक फिज़िकल सब्सटेंस है, ये मेरे साथ कैसे आ गया? मेरी सोल के ज़रिए रिइन्कार्नेशन हो गया क्या इसका? लेनिन सोचने लगा, लगता है ब्लास्ट के टाइम जब मैं रिइन्कार्नेटेड हो रहा था, तब कुछ एब्नॉर्मैलिटी हो गई होगी और एआई चिप की ये जो फंक्शन है मेरी सोल के साथ मर्ज हो गई। अगर मैं अभी अपने पहले वाली दुनिया में होता तो ये एक बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होती। इससे सिर्फ मेरी सोल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं मिलता, बल्कि ये भी दिखाता है कि फिजिकल मैटर और सोल एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के वो जो बुड्ढे लोग बैठे हैं ना, वो तो ये सब देख के पागल ही हो जाते, मज़ा ही आ जाता, उनकी शक्ल देखने के लायक होती। क्या करें, अब मैं उनसे मिलना तो मुश्किल हो गया है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप पहले वाली दुनिया के साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ह्यूमन राइट्स और ये जो कॉन्सियसनेस ये जो होती है ना, ये आत्मा वाला सिस्टम की वजह से ये टेक इंटेलिजेंट नहीं थी। इसमें सिर्फ 2 काम थे, एनालाइज़ करना और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। एनालिसिस सिर्फ होस्ट के कमांड पे होता था। ये डाटा कलेक्ट करता था और एक सिमुलेशन करता था और कंक्लूज़न निकालता था। स्टोरेज और भी सिंपल थी। जो भी होस्ट के 5 जो सेंसेस होते थे, एक्सपीरियंस करते थे, उनका डेटा रिकॉर्ड होता था। पहले वाली दुनिया के हिसाब से ये एआई चिप 10,000 साल तक डेटा स्टोर कर सकता था। एआई चिप और सोल का फ्यूज़न क्यों हुआ? ये सवाल बाद में सोचूँगा, जब मेरे पास कैपेबिलिटी और टाइम होगा। लेकिन इस एआई चिप के साथ मेरे पास इस दुनिया में एक बड़ा रिसोर्स है। लेलिन के लिए एक एक मुँह पे ना एक साँप सी स्माइल आ गई। भाई को मज़ा आ गया क्योंकि एक खतरनाक ही पावर मिल चुकी है। ये मज़ा ही आ जाएगा भाई ये चीज़ तो देखकर। एक तो दिमाग से इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है अपना बंदा, ऊपर से एआई भी है उसके पास। उसे पता था कि ये जो मिडल एजेस जैसी जगह में फ्यूचर के टेक होना मतलब एकदम गेम चेंजर बनना था। लेकिन ये लेनिन की बॉडी तो लेनिन के सामने दिख रहे स्टैट्स को देख के स्पीचलेस हो गया था। इतने बेकार स्टैट्स थे। ये स्टैट्स एक अडल्ट के नॉर्मल स्टैंडर्ड के बेस पे दिखाए जा रहे थे। थियोरेटिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से अडल्ट के स्टैट्स अराउंड 1 होने चाहिए। यानी जो इतना जवान बंदा होता है, आराम से 18-18 साल के जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, इन लोगों के भाई कितने होने चाहिए? इन लोगों के 1-1 होने चाहिए, यानी स्ट्रेंथ 1 सब कुछ 1 या 1 के आस-पास होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना कम जितना इसका था। लेकिन ये जो लेलिन था, इसका तो 13-14 साल का बंदे जितना था और इसके स्टैट्स और ऐज के हिसाब से तो बहुत लो थे। कुछ गड़बड़ है। शायद इस दुनिया के लोग वैसे ही फिज़िकली वीक होते हैं। एआई चिप, आस-पास के लोगों की बॉडी को स्कैन करो और स्टैट्स दिखाओ। बीप, टास्क सेट, स्टैट्स कलेक्शन शुरू होता है। तुरंत ही आस-पास के लोगों को 3D होलोग्राम लेनिन के सामने अपीयर होता है। दिखाया जाता है नेम अननोन, जेंडर मेल, स्ट्रेंथ 0.9, एजिलिटी 1.1, कॉन्स्टिट्यूशन 0.8। दूसरा बताया जाता है नेम अननोन, जे जो जेंडर है वो मेल है, स्ट्रेंथ इसकी 1.2 है यानी पावरफुल बंदा होगा, एजिलिटी इसकी 0.8 है, स्पीड स्लो है, ताकत ज़्यादा है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1 पॉइंट की है यानी सही है, अच्छी खासी है। तीसरा बंदा होता है, नेम नहीं बताया जाता, जेंडर इसका फीमेल है, स्ट्रेंथ 0.8 की है, एजिलिटी अच्छी है 1.2 की है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 0.7 का है। तो ये तो क्लियर है, ये लोग मेरे पहले वाली दुनिया के लोगों से स्ट्रॉन्ग हैं और लेलिन तो एक लड़की से भी वीक था। अब तो मुझे इसके लिए एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा है। लेलिन ने अपने आस-पास देखा, सब उसी की एज के यूथ के थे यानी बराबर सेम एज के थे। एक लड़की बहुत ही डेलिकेट लग रही थी, लेकिन उसके स्टैट्स लेलिन की मतलब लेनिन से भी ज़्यादा अच्छे थे यानी लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छे थे भाई, भाई क्या बोले भाई लड़कियों के इतने बढ़िया हैं, अपने मेन कैरेक्टर के तो भाई टट्टी जैसे हैं।
जिससे लेनिन का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा ज़ीरो हो गया। लगता है ये लेनिन एक टोटल लूज़र था, थोड़ा ज़्यादा ही फ्लर्ट टाइप का बंदा था और ऊपर से अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता था। अब दिखाया जाता है नेम अननोन, जेंडर मेल, स्ट्रेंथ 3.3, एजिलिटी 2.5, कॉन्स्टिट्यूशन 3.2, अलर्ट, अलर्ट ये लाइफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। रिकमेंड किया जाता है होस्ट तुरंत इससे 1000 मीटर दूर चला जाए। एक रेड वार्निंग 3 बार ब्लिंक करने लगी। लेनिन शॉक में चला गया। एवरेज स्टार्ट 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट के हैं कितने ज़्यादा। लेनिन ने इन्फो को बार-बार स्कैन करके चेक किया। एआई चिप ने कोई गलती नहीं की, वो बार-बार यही बता रहा था और लेनिन ये सब देख के स्पीचलेस था। इवन वर्ल्ड चैंपियन के पास भी ऐसे स्टैट्स नहीं होते। मेरे पहले वाली दुनिया में एक बंदा तो ईज़िली सुपरमैन बन जा सकता था, ये जो स्टैट्स होते अगर उसके पास तो। समझ रहे हो? अगर ये 3 की स्ट्रेंथ या 3 का सब कुछ होगा ना किसी के पास, तो वो बंदा तो सुपर ह्यूमन जैसा होगा, मतलब बहुत ताकत होगी सुपरमैन जैसा। तो अब समझो कि किसी के पास ये स्टैट्स है तो कुछ पावरफुल ही होगा। साइंटिस्ट होने के नाते लेनिन को अच्छी तरह समझ में आ गया कि 3.2 का मतलब होता है फाइटिंग स्किल्स, इम्यूनिटी और रिकवरी स्पीड एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज़्यादा। और ये सिर्फ सिंपल नंबर्स ऐड करने जैसा नहीं था, ये तो मतलब था कि वो बंदा डज़न्स ऑफ लोगों को बिना वेपन के मार सकता था और 100 लोग अटैक करें तब भी वो आराम से बच सकता था। ऐसे स्टैट्स तो सिर्फ एक जेनेटिक लैब में किसी मॉडिफाई करके ही किसी के किए जा सकते हैं। वो भी बस मिनिमम करे जा सकते हैं, इतने भी नहीं किए जा सकते जितने अभी मैं देख रहा हूँ। ये दुनिया तो सच में सिंपल नहीं है। लेनिन ने उस बंदे को दोबारा देखा जिसके स्टैट्स इतने ज़्यादा स्कैरी थे। वो एक ब्लैक आउटफिट में था, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मिडल एज का लगता था। उसके फेस पर एक लंबी-सी स्कार थी, फ़ॉरहेड से लेके लिप तक, जिसने उसका चेहरा ऑलमोस्ट 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। यानी ऐसा मान लो एक बड़ा-सा स्कार एकदम मुँह पे एक्सेल लगा हुआ था, शायद कोई बड़ी लड़ाई का ज़ख्म होगा ये इसलिए। पहले वाला फ्रिकल्ड बॉडी बॉय तो उसे देख के ही डर गया था। ये अकेडमी का सर्वेंट है जो हमें रिसीव कर रहा था। कहते हैं ये मंगूस भी नहीं है, फिर भी इतना डेंजरस है, तो एक रियल मगूस कितना खतरनाक होगा। यानी मगूस का मतलब गू मास्टर मान लो एक तरीके से, जैसे होता है ना गू वर्ल्ड में गू मास्टर होते हैं, ऐसे ही मगूस को मान लो कि ये यहाँ का गू मास्टर है एक तरीके से। लेनिन के अंदर अचानक से मगूस बनने की क्यूरियोसिटी जाग गई। उसे अब अकेडमी जाके सब कुछ जानने की एकदम बहुत खतरनाक खुजली हो रही थी। लाइन छोटी थी और जल्दी ही लेनिन की बारी भी आ गई। ब्लैक आउटफिट, स्कार वाले आदमी ने उसे एक व्हाइट ब्रेड सॉरी और थोड़ा-सा जूस भी दिया, बिना कुछ बोले। उसे हाथ से मतलब दिया और आगे बढ़ाया और सिग्नल दिया। अगर ये पहले वाला लेनिन होता, तो शायद उसे गाली दे के निकल जाता या कोई एटीट्यूड दिखाता, लेकिन अब वाला लेनिन समझदार था। अपनी मेमोरी के हिसाब से उसने फॉर्मली बो किया और कहा, "थैंक यू मिस्टर।" यानी यहाँ पे उसने थोड़ी वो दिखाया था। ये जितने भी लोग थे ना, ये नोबल टाइप के लोग थे और ये जो नोबल लोग हैं, ये सारे लोग ना, ये जो सर्वेंट टाइप का बंदा है, ये सर्वेंट इनका सर्वेंट नहीं है। ये सर्वेंट है, वो मगुस एकेडमी है ना, उसका सर्वेंट है। ये बस यहाँ पे पिक करने आया है और भाई अपना जो मेन कैरेक्टर है, वो इसकी सच्चाई जानता है कि कितना पावरफुल बंदा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। ये लोग तो इसे आम सा सर्वेंट समझ रहे हैं। तो भाई ये जो अपना बंदा है, अपना फैंगमिंग यानी लेनिन एक ही बात है। तो ये जो अपना बंदा है, इसने ना इज़्ज़त दिखाई थी, यानी थोड़ा रिस्पेक्ट शो करी थी। अगर पहले वाला बंदा होता तो ये भी दूसरों की तरह एक्टिंग करता और ये सब सुना-वुना के चला जाता। लेकिन ये वाले बंदे ने, अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे बोला था थैंक यू मिस्टर। और जो ब्लैक क्लॉथ में बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वो बस लेनिन को जाते हुए देख रहा था। यानी उसने भी थोड़ा नोटिस कर लिया कि यहाँ पे एक बंदा है कुछ। अरे! वो करते वक़्त तो लेनिन सच में किसी नोबल जैसा लग रहा था। लेनिन के पीछे वाले लोग जो यंग थे, वो उसे बस धीरे से ऐसे देख रहे थे और बोले जा रहे थे आपस में, "चलो जल्दी मूव करो आगे।" एक स्कैरेड मैन ने इतनी जल्दी ज़ोर से चिल्लाया कि दोनों कान एकदम गूँज उठे सबके। एक लड़का तो डर के मारे ग्राउंड पे ही गिर गया। लेनिन ने उसकी बातें इग्नोर करते हुए कोल्ड गेज़ के आस-पास देखा और सॉफ्टली मुस्कुराया। "वाओ! मैं तो क्लियरली एक अनवांटेड गेस्ट हूँ।" उसने जॉर्ज की तरफ देखा, तो जॉर्ज ने तुरंत ही नज़र हटा ली। हाथ से एक सीक्रेट सिग्नल दिया। ठीक है, मेडिसिन तूने दी थी, इसलिए मैं तुझे एक्सपोज़ नहीं करूँगा। लेनिन ने एक कोने में जाके जगह ढूँढी और ज़मीन पे कुछ भी बिछाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो बैठ गया और ब्रेड खाने लगा। ये व्हाइट ब्रेड तो पहले वाली दुनिया जैसा सॉफ्ट नहीं था, लेकिन लेनिन की मेमोरी के हिसाब से ये तो एक फेस्टिवल ट्रीट जैसा फूड है। इस दुनिया में प्रोडक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। व्हाइट ब्रेड सिर्फ़ नोबल्स के लिए था। छोटी-मोटी नोबिलिटी सिर्फ़ बड़े फेस्टिवल पे यही खाती थी। नॉर्मल पीज़ेंट यानी आम लोग जो होते थे, वो तो काली कलर की ब्रेड खाते थे, यानी जली हुई मान लो, पत्थर जैसी होती थी। लेनिन ने सोचा, अच्छा हुआ मैं लकी हूँ, चाहे नोबल हूँ या मागूस, मैं इस दुनिया के अपर लेवल में हूँ,
तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट वो यहाँ पे ऐसे जन्मा है ना कि मॉर्टल तो नहीं जन्मा, एटलीस्ट कोई नोबल-वोबल तो है, थोड़ी तो पावर है, थोड़ा तो पैसा है ना इसके पास इसलिए। उसने ब्रेड एकदम से फिनिश कर दिया, जूस भी एक अच्छे से पी गया, फिर अपना मुँह वाइप करके अच्छे से मुँह पोंछ-वोछ के कैरेज में वापस आ गया। लेनिन की मेमोरी के हिसाब से नोबल यूथ टेंट के लगा के रेस्ट करते हैं पूरी रात, फिर अगले दिन निकलते हैं। लेकिन लेनिन को तो कोई टेंट में बुलाने वाला ही नहीं था, उसके पास खुद का कोई टेंट भी नहीं था, इसलिए वो बस एकदम अपने वही कैरेज में जो ठंडा-सा था और हार्ड सा था ना, उसी में चला गया था सोने। अभी तक हम 3 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, डज़न्स ऑफ किंगडम्स क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी अकेडमी तक नहीं पहुँचे थे। इनके पुराने ज़माने के ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था, वो तो बड़ा काफ़ी स्लो है, ये सब सोच रहा था अपना बंदा। लेनिन की आँखें बंद हुई और थोड़ा रिलैक्स होने लगा। थोड़ी देर बाद कैरेज का दरवाज़ा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुलता है। लेनिन तुरंत उठ गया। एक रोज़ की स्वीट खुशबू उसके नाक तक आई। वो इतनी खतरनाक, इतनी बढ़िया मतलब लग रही थी, मज़ा आ गया ऐसे देखकर। उसके दिल में एक अजीब-सा फीलिंग जाग गया। लेलिन तुम ठीक हो? एक सॉफ्ट और लड़की की आवाज़ आई। बेसिता प्लीज़ अंदर आओ। लेलिन ने थोड़ा मूव करके बाहर था, ये बेसिता वही लड़की है। और फिर वो खुशबू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई जब एक खूबसूरत लड़की कैरेज में एंटर हुई। फेयर स्किन, रेड टाइट ड्रेस, परफेक्ट फिगर, उसके प्लैटिनम हेयर और ब्लड रेड आइज़ थी और लेलिन के लिए थोड़ा-सा अ, मतलब ना भूलने वाली शक्ल थी भाई, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लड़की थी ये। ये लड़की थी जिसके चक्कर में लेलिन को मार पड़ी थी, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो गई थी और वो बंदा मर गया और अपना मेन कैरेक्टर इसकी बॉडी में आ गया था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चाहे बेसिता फिज़िकली अट्रैक्टिव थी, लेनिन बस एक डिफरेंट दुनिया का बंदा था। उसके लिए ये सब एक नॉर्मल लड़की थी। उसका एटीट्यूड कोल्ड था और इंडिफरेंट था। बेसिता थोड़ी-सी शॉक लग रही थी। जो लाइन उसने सोची थी बोलने के लिए वो बोल ही नहीं पाई। काफ़ी देर की साइलेंस के बाद उसने एक छोटी-सी ग्लास की बॉटल निकाली और लेनिन के हाथ में रखी। ये एक मेडिसिन है इंजरीज़ के लिए। अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। आई एम सो सॉरी। लड़की ने ऐसे बो करा और उसका नेक लाइन थोड़ा-सा डीप हो गया और स्नो व्हाइट कर्व्स और क्लियरली विज़िबल हो रहे थे। लेनिन का दिल 1 सेकंड के लिए थोड़ा-सा फ़ास्ट हो गया, लेकिन फिर वापस से सब नॉर्मल हो गया। यहाँ पे अपना लेनिन सोचता हुआ कहता है, अपॉलॉजी के बाद तो वो लड़की सीधा हैरानी की तरह भाग गई। उसकी खुशबू तो हवा में अभी भी है। दूर जाती उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखते हुए लेनिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो गया। लेनिन कहता है, जब अटैक मैंने किया था, तो सॉरी कहने वो क्यों आई? उसका दिमाग ठीक है क्या? उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बॉटल को देखा। लेनिन मन में कहता है, क्या मैंने उसे गलत समझा था? शायद बेसिता दिल से अच्छी लड़की होगी। लेनिन ने क्यूरियोसिटी से ग्लास बॉटल को थोड़ा घूरना शुरू करा। लेनिन कहता है, लगता है ये लोग ग्लास बनाने लगे हैं। हाँ, क्वालिटी भी अभी थोड़ी-सी रफ है, बट सही है भाई, डिसेंट एफर्ट लगाया है इन्होंने। जैसे ही उसने बॉटल को ढक्कन खोला, एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल स्मेल हवा में फैल गई। अपनी पुरानी आदत के हिसाब से लेनिन कहता है, एआई चिप, इस जो ये मेडिसिन है इसको स्कैन करो। उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसमें डाला गया है वो सब एनालाइज़ करो। बीप टास्क यो सुन लिया गया है। बीप स्कैन, अननोन कंपोनेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट डन, रिजल्ट, ये मेडिसिन बॉडी में इंटेंस इचिंग क्रिएट करेगा। इफेक्ट ड्यूरेशन 7 दिन तक चलेगा। लेनिन एकदम चौंकता हुआ कहता है, ओके, मैं अपनी पहली बात वापस लेता हूँ। ये लड़की काफ़ी ब्लैक हार्टेड निकली, पर उसके बाद उसे फील हुआ जैसे कोई नॉटी बच्चा किसी बड़े को प्रैंक कर गया हो। लेनिन सॉफ्टली स्माइलिंग के साथ कहता है, छोड़ना भी चाहिए, अभी तो बच्ची है, अभी तो सिर्फ इचिंग डाली है, थोड़े साल बाद होता तो शायद मेरे को पॉइज़न दे देती ये तो। बॉटल को जो देखते हुए लेनिन ने सोचा। लेनिन कहता है, फिलहाल तो इसे संभाल के रख लेता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए ये किसी और के साथ। बेसिता के जाने के बाद लेनिन को कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया। वो दोबारा लेट गया। आंखों से तो लग रहा था जैसे वो सो रहा हो, पर दिमाग फुल स्पीड में काम कर रहा था। लेनिन मन में कहता है, लगता है मागुस एकेडमी ज्वाइन करना रिस्की नहीं होगा। जो व्हाइट रोब वाले लोग थे, शायद वही मागी होंगे। ये जो मागुस वर्ल्ड है ना, मागुस एकेडमी, मागुस लोग, ये जो लोग होते हैं इनको मागी कहते हैं और उनको मागी, जैसे उसने बोला ना मागी होंगे, तो इनको मागी कहते हैं। मैं उनके पास से कई बार गुजरा, लेकिन उन्होंने मुझ में कोई अनयूजुअल चीज़ नोटिस नहीं करी। इसका मतलब एडमिशन लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेनिन कहता है, पर सुना है मागी काफ़ी सीक्रेटिव और थोड़े से क्रूर टाइप के होते हैं। विस्काउंट जॉन ने भी कुछ ऐसा ही सुना था। एकेडमी में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है।
इवन बिटवीन सेम लेवल स्टूडेंट्स, और रूल्स के बावजूद एक दूसरे को मार देने तक की राइवलरी होती है। मुझे खुद को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वो अपने एकदम अपने अराउंड ये जो रिंग थी ना वो गले में थी, उसको थोड़ा-सा छू लेता है। वो रिंग काफ़ी सिंपल थी, जेट ब्लैक, बिना किसी डायरेक्शन के। इनर रिंग के अंदर वाई एनग्रेव्ड था, यानी कुछ वाई बना हुआ था और उसके अराउंड काफ़ी डिटेल सिंबल बने हुए थे। लेनिन कहता है, मिडल एज के टेक लेवल के हिसाब से इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाना तो इम्पॉसिबल सा लगता है, बट मागी के केस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फिर उसने एक कमांड दिया। लेनिन कहता है, एआई चिप रिंग को स्कैन करो। बीप बीप टास्क मिल चुका है। बिगेन स्कैन, अननोन मेटल कंपोनेंट्स डिटेक्ट हुए हैं और कंपेयर किया जाता है डाटाबेस से। इनसफिशिएंट डेटा, अनेबल टू एनालाइज, यानी उसने एनालाइज ही नहीं कर पाया। लेलिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, एआई चिप अभी इतना एडवांस नहीं है कि किसी मागीज ये जो मागूस का आइटम एनालाइज कर सके। उसे रिंग को वापस रख दिया। लेलिन कहता है, मुझे अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, अभी मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, अपनी एज के किड्स के हिसाब से भी मैं और ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं चलेगा, मुझे पावर चाहिए ही चाहिए। लेनिन कहता है, पिछले जन्म में तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक ऑप्शन होता, यहाँ तो वो भी नहीं है। शायद लेनिन की पुरानी मेमोरीज दोबारा एक्सप्लोर करके कुछ यूजफुल मिले। लेनिन सोचता हुआ कहता है, एआई चिप, लेनिन की पूरी मेमोरी को स्कैन करो और प्रॉपरली अरेंज करो। बीप टास्क मिल चुका है, स्टार्टिंग करते हैं अरेंजमेंट। लेनिन के पिछले वर्ल्ड में साइंटिस्ट का मानना था कि ह्यूमन ब्रेन का ज़्यादा हिस्सा अनयूज्ड रहता है। उस अनयूज्ड पार्ट में पुरानी यादें भी होती हैं जो इंसान खुद भूल चुका होता है। यानी ऐसा मान लो, साइंटिस्ट का माना जाता है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, किसी-किसी को अपने बचपन की यादें याद होंगी, किसी-किसी को नहीं होंगी। जैसे किसी को याद होगा कि मैं 5 साल से पहले, कुछ याद नहीं होगा, 5 साल के बाद का याद होगा। जैसे मेरे को ना 4 साल तक का याद है कि मतलब 4 साल के बाद का, और 4 साल का याद है कि मैं क्या करता था, कैसा था, मुझे वो सब चीज़ें पता है। उतनी समझ थी मुझे। लेकिन मेरे को 4 साल के पहले का नहीं पता, यानी 3 साल पे मैं क्या कर रहा था, कैसे करता था, मुझे उसकी एक भी मेमोरीज़ याद नहीं है। ऐसे ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारी हिडन मेमोरीज़ है ना, वो भी तुम्हें पता चल जाएँगी, वो स्टोर होती हैं हर जगह पर। इसलिए तो ये अब पता करने की कोशिश कर रहा था अपने एआई के द्वारा। एआई चिप ने अब पूरा मेमोरी डाटाबेस लेनिन के सामने रख दिया। उसकी बर्थ से लेके मागुस अप्रेंटिस बनने तक की जर्नी का सब कुछ था। हर छोटी-बड़ी मेमोरी, क्या खाया, टेस्ट कैसा था, सब कुछ था। इतना ज़्यादा डेटा एकदम से मिला उसे कि पहले लेनिन तो सिर्फ़ ज़रूरत के डेटा को थोड़ा-सा देख रहा था, बाकी इग्नोर कर दे रहा था। बट एआई चिप ने सब कुछ एकदम शॉर्ट करके रेडी कर दिया। अब डेटा शॉर्टिंग कंप्लीट होती है। लेनिन कहता है, नया फाइल बनाओ, नाम रखो लेनिन फेलियर और सेव करो। बीप फाइल क्रिएटेड और लेलिन फेलियर से सेव हो चुकी है। लेलिन कहता है, नया टास्क, फाइल में से सारी ऐसी मेथड्स ढूंढो जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ा सकूं। बीप टास्क मिल चुका है, बिगैन सर्च। और लेलिन के सामने हजारों डेटा फ्लैश कर रहे थे। एक ब्यूटीफुल पैटर्न सा बन रहा था। सर्च कंप्लीट होता है, 453 मेथड्स फाउंड हुए हैं। लेलिन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, कहता है, इतने सारे, ओके, अब फिल्टर लगाओ। जिन मेथड्स का सक्सेस रेट 50% से कम है, उनको हटा दो और एक कंडीशन ऐड करो, जो मेथड्स मैं अभी तुरंत कर सकता हूँ, यानी सीख सकता हूँ, सिर्फ वही बचाए जाएँ और सारे फ़िल्टर कर दिए जाएँ। अब फिर से आवाज़ आती है, बीप, फ़िल्टर कंप्लीट, सिर्फ 2 मेथड ही बचे हैं। लेनिन कहता है, दिखाओ। पहला मेथड है बिकम अ मगूस और दूसरा मेथड है बिकम नाइट ट्रेनिंग, यानी अगर तुम्हें कुछ दूसरा है तो कहते हैं बिगिन नाइट ट्रेनिंग। या तो पहला मेथड है तुम मागूस बन जाओ, दूसरा मेथड है कि तुम अपनी नाइट ट्रेनिंग शुरू कर दो। लेनिन कहता है, हाँ, पहला ऑप्शन अभी प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक एकेडमी नहीं जाता, मागूस बनने का कोई स्कोप ही नहीं है। पर नाइट ट्रेनिंग ये क्या है? लेनिन कहता है, एआई चिप, नाइट ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी मेमोरी है, सबको कंपाइल करो और डायरेक्टली मेरे दिमाग में डालो। जैसे ही डाटा जो था ट्रांसफर हुआ, लेनिन को नाइट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस दुनिया में कुछ मिस्टीरियस पावर थी, पर आम लोगों को सबसे कॉमन एक्सपोजर नाइट के साथ ही होता था। नाइट्स वो वॉरियर्स थे जो इंटेंस ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को अंदर का लाइफ एनर्जी जगाते थे। उनकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी स्ट्रांग होती थी। यानी यहाँ पे मागुस भी होते हैं और नाइट्स भी होते हैं। जो नाइट्स होते हैं वो कॉमन नाइट्स नहीं होते कि सिर्फ हाथों पैरों की ताकत है, नहीं, अंदर से भी कोई ताकत होती है। शायद कोई ची की पावर होगी या क्यूआई की पावर होगी, हो सकता है कल्टीवेशन वाला मान लो ना। मागुस बनने के लिए तो स्पेशल गिफ्ट चाहिए होता है, हज़ारों में एक मिलता है। पर नाइट बनने के लिए
कुछ नहीं ऐसा चाहिए, बस कोई भी बन सकता है। थोड़ा-सा बस डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए कि रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे तो हो जाएगा, बन जाएगा वो नाइट। नाइट ना सिर्फ फिजिकली पावरफुल होते हैं, उनका वेपन मास्टरी और कॉम्बैट नॉलेज भी टॉप लेवल का होता है। कुछ नाइट्स के पास तो सीक्रेट स्किल्स भी होते हैं जो सडन पावर को बूस्ट कर देते हैं। लेनिन का फैमिली फेलियर फैमिली था, वो भी एक नाइट की फैमिली थी। उसके एंसेक्टर ने किंग के साथ वार में लड़ाई की थी, उसके बदले विस्काउंट का टाइटल उन्हें मिल गया था। उसी डेटा में लेनिन को एक पुरानी याद आई। एक जंगल में विस्काउंट जॉन ने वॉरियर आउटफिट पहना हुआ था, सेम छोटा लेलिन खड़ा था। यानी जितनी भी ये जो मेमोरीज आ रही है ना, लेलिन की ये मेमोरीज है। लेलिन ने जितना भी आज तक देखा है, सुना है, टेस्ट किया है, कुछ भी उसे करा है ना, जो भी अब तक है वो सब का सब एक तरीके से उसके दिमाग में है, सेव हुआ पड़ा। ठीक है, मान लो सब कुछ है भाई, सब कुछ है उसे पता, यही देख रहा है। जैसे पता है ना, ये छोटा लेलिन है, इसने देख लिया होगा अपने बाप को किसी जंगल वंगल में, तो देखो वो याद है इसको, अभी तक याद है कैसे देखा था जब, बल्कि छोटी ही यादें थी, बचपन की यादें अभी भी याद है। आगे देखते हैं। जॉन फेलियर, आज मैं तुझे फेलियर फैमिली का सीक्रेट स्किल सिखाऊंगा, क्रॉस ब्लेड टेक्निक, उसका ब्रीथिंग टेक्निक। लेकिन याद रख, ये नॉलेज कभी किसी आउटसाइडर को मत बताना। उस वक्त जॉन का एक्सप्रेशन फुल सीरियस था, लेकिन छोटा लेनिन लेजी और कंफर्ट लविंग था। उसने उस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद विस्काउंट जॉन भी हार मान गया। लेनिन थोड़ा सा रियलाइज करते हुए कहता है, ओवरली सॉफ्ट फादर ने बिगाड़ दिया। पर अब एआई चिप की हेल्प से लेनिन ने सारी टेक्निक्स रिकवर कर ली थी। क्रॉस ब्लेड बेसिक, हॉरिजॉन्टल स्लैश, वर्टिकल स्लैश, पियर्सिंग स्ट्राइक और स्लैंटेड स्लैश, फुटवर्क, एडवांस, रिट्रीटेड, डॉज और ब्रीथिंग टेक्निक्स भी। एक सीन दिमाग में फ्लैश हुआ। जॉन फेलियर ने एक ह्यूज रॉक पे क्रॉस ब्लेड से अटैक किया, वो पत्थर क्लीन 2 टुकड़ों में कट गया। अरे भाई, ये तुम्हें उसकी याद नहीं दिला रहा है? एक मानवा मैंने पढ़ी है, क्या नाम है उस मानवा का, मैं भूल गया, नैनो मशीन उसकी तरह है कि भाई एक एआई है, जो भी तुम देखोगे उसकी स्किल को कॉपी करके तुम्हें सिखा देगा, कोई भी टाइम ही नहीं लगता। इसने भी वही स्किल मान लो सीख लिया, कितना खतरनाक सीन है भाई। लेनिन थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके कहता है, नाइट पावर तो लोवेस्ट लेवल की मानी जाती है, फिर भी कितनी स्ट्रांग है। मागी कितने पावरफुल होते होंगे यार, अभी तक हमें मागी के बारे में नहीं बताया गया, कुछ खतरनाक ही लोग होते हैं यार ये। लेनिन स्टेप बाय स्टेप जाना थोड़ा सोच रहा है कि थोड़ा जानते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। पहले नाइट ट्रेनिंग में फोकस करता हूँ। वैसे भी मागुस ट्रेनिंग के साथ ये क्लैश नहीं करेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। यानी जब मागुस में, जो मागुस बनने के लिए ट्रेनिंग होगी, आगे जाके मागुस बनेंगे तो उसमें ये चीज़ें काम आ जाएंगी ना, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ क्लैश नहीं होगा, तो सही है, मैं सीख जाता हूँ, थोड़ी मेरी भी पावर बढ़ जाएगी इसलिए। और ये जो लेलिन था ना, इसका जो बाप था, ये शायद अपने दूसरे बेटे या पहले बेटे या शायद इसका ग्रैंडफादर ना ये टेक्निक सिखा रहा होगा या दिखा रहा होगा। तो इसका बाप भी होगा और ये लेनिन भी बैठा होगा। तो लेनिन तो नहीं देख रहा होगा क्योंकि पुराना वाला लेनिन था, उसके दिमाग में तो गू भरा है, तो उसने तो कुछ नहीं देखा। लेकिन ये जो अपना बंदा है, अपना वाला, इसके पास एआई चिप है, तो भले उसने सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जो भी उसने सुना, जो भी उसकी आंखों ने थोड़ा भी सीन देखा, वो पूरा का पूरा सीन इसके दिमाग में भी कैप्चर था। वही कैप्चर सीन इसने अपने दिमाग में लाया और उसके थ्रू, एआई के थ्रू पूरा का पूरा सीन कॉपी कर लिया। समझ रहे हो? बड़ी खतरनाक पावर लगती है मुझे कॉपी वाली एबिलिटी। लेनिन अब जान ही गया था, उसने सोचा था आगे देखेंगे, ये मागी के बारे में आगे देखेंगे, अभी तो पहले थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। डीप एनालिसिस के बाद लेनिन को लगा कि ये ब्रीथिंग टेक्निक काफ़ी सिमिलर है उसके पास्ट वर्ल्ड के इंटरनल क्यूआई गोंग जैसे, बस थोड़ा सा प्रिमिटिव वर्जन है, यानी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, पुराना वर्जन। लेनिन कहता है, सुना है अगर ट्रेनिंग के बाद भी इनर एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती तो लोग बैटलफील्ड जाके रियल फाइट करते हैं, तब जाके ये जो एनर्जी होती है ट्रिगर होती है। यानी वो ची की पावर होती नहीं है, आपने देखा होगा ची की पावर या क्यूआई की पावर, वही वही कह रहे हैं। लेनिन कहता है, एआई चिप, क्रॉस ब्लेड टेक्निक का नॉलेज मुझे ट्रांसफर करो। एक हैवी इंफॉर्मेशन सीधा भाई लेनिन के दिमाग में गया, जैसे वो बचपन से ट्रेनिंग करता रहा हो। लेनिन कहता है, अब इस टेक्निक को आइसोलेट करके एक अलग फाइल में सेव करो, नाम रखो क्रॉस ब्लेड टेक्निक बेसिक। फाइल सेव्ड, क्रॉस ब्लेड टेक्निक बेसिक फाइल सेव कर दी थी एआई ने। लेनिन थोड़ा मुस्कुरा दिया। एआई चिप के साथ उसका लर्निंग स्पीड तो भाई अनबिलीवेबल था, यानी सोच ही नहीं सकते, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता इतना स्पीड है। सोचा और तुम सीख गए, कितनी खतरनाक ये पावर मुझे बड़ी मस्त लगती है यार। लेनिन कहता है, अब बस एक क्रॉस ब्लेड चाहिए और प्रैक्टिस स्टार्ट। अगर सब ठीक रहा तो 10 दिन में विस्काउंट जॉन के लेवल तक ही पहुंच सकता हूं मैं।
अपने बाप के लेवल के तक सीख जाएगा, सोच लो सिर्फ 10 दिन में। लेलिन कहता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रीथिंग टेक्निक। लेलिन कहता है एआई चिप मेरी बॉडी के स्टैट्स के हिसाब से बेस्ट ब्रीथिंग टेक्निक जो होगी, वो जो मॉडल होगा ट्रेनिंग का, वो मुझे दिखाओ। बीप आवाज आती है, टास्क दे दिया गया, ह्यूमन मॉडल रेडी है, स्टार्ट सिमुलेशन। एक 3D ह्यूमन फिगर लेलिंग के सामने आया। ब्लू कुछ था, ब्लू जैसा दिख रहा था, एग्जैक्ट लेलिंग के जैसा था। उस फिगर ने ब्रीथिंग टेक्निक ट्रेन करना स्टार्ट करा और फ्रीक्वेंसी रेट, फ्लो सब एडजस्ट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद रेड एनर्जी लाइन 3D मॉडल के अंदर सर्कुलेट होने लगी। सिमुलेशन एंडेड। क्रॉस ब्लेड ब्रीथिंग टेक्निक, वन साइकिल 30 मिनट, 10 साइकिल 0.5 स्ट्रेंथ और प्लस 0.6 एजिलिटी और वर्टैलिटी 0.3। नोट, एज स्टैट इंक्रीज गेन विल रिड्यूस, यानी समझ रहे हो, इस अगर तुम्हारे स्टैट इंक्रीज होंगे ना तो जो तुम्हें गेन्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। वार्निंग, लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग से बॉडी को डैमेज हो सकता है, इसलिए लेनिन कहता है फ्यू इम्प्रेसिव नाइट ट्रेनिंग है भाई, ये तो खतरनाक है, ये जो टेक्निक्स है ये भी खतरनाक है। अगर मैंने रेगुलर ट्रेनिंग रखी तो पावर जल्दी बढ़ेगी, पर रेसिड्यूसल डैमेज का क्या होगा तभी, यानी जो बाद का डैमेज है ना, ये जो कह रहा है कि बाद में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी बॉडी को डैमेज हो सकता है, तो वही कह रहा है कि बाद के डैमेज का क्या। तभी एआई चिप ने एक और प्रॉम्प्ट दिया, डू यू विश टू ऑप्टिमाइज द ब्रीथिंग टेक्निक, यस और नो। अब यहाँ पे देख रहे हो, यही चीज तो मुझे मजा आता है यार। ये जो चीज होती है ना एआई की, ये खतरनाक लगती है कि देख रहे हो क्या कह रहा है वो सीधा, कि मतलब तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा जो फॉल्ट है, जो तुम्हारी टेक्निक में फॉल्ट है कि तुम अगर ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी, तो क्या तुम चाहते हो कि ये जो टेक्निक है इसको मैं सही कर दूं। देख रहे हो कितनी यही चीज तो बढ़िया लगती है यार एआई की। लेलिन एक्साइटेड होके कहता है वाओ, एआई चिप के पास तो ऐसी कैपेबिलिटी भी है यार। लेलिन कहता है मुझे कभी लगा भी नहीं था कि ये एआई चिप इस दुनिया के नाइट ब्रीथिंग टेक्निक को भी एनालाइज कर सकता है। लेलिन, तुरंत ऑप्टिमाइज करो, तुरंत कह देता है वो एआई से। एआई कहता है ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो रही है, एस्टिमेट टाइम लगेगा 125 मिनट। लेलिन कहता है 125 मिनट्स मतलब 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, इतना तो मैं वेट कर ही सकता हूँ। 2 घंटे काफ़ी बेचैन होकर गुजरने के बाद फाइनली वक्त पूरा हुआ, बिल्कुल टाइम पे। एआई चिप की आवाज़ सुनाई देती है। एआई चिप कहता है ब्रीथिंग टेक्निक का ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गया है, अब टेक्निक्स का टोटल टाइम है 5 मिनट 23 सेकेंड और सारे इफेक्ट 5% बढ़ गए हैं। इंजरीज के सारे साइड इफेक्ट अब सारे खत्म हो गए हैं। लेनिन कहता है ऑसम। ये रिजल्ट देख के लेनिन काफी खुश हुआ। अगर हर बार 5% का बूस्ट मिले तो बार बार प्रैक्टिस करके बहुत सारा मतलब फर्क बढ़ सकता था। समझ रहे हो, 5% का बूस्ट ज्यादा होता है यार। पहले तो बहुत कम का मिल रहा था, अब तो एटलीस्ट 5% का तो मिल रहा है, इसलिए सही था। लेनिन थिंक करते हुए सोचता है, कहते हैं क्रॉस ब्लेड टेक्निक, ये ब्रीथिंग टेक्निक फाउंडर को काफी ब्लडी बैटल्स के बाद मिली थी, वो भी एक नाइट की डेड बॉडी से। नाइट फैमिली में ये टेक्निक अपर मिडिल ग्रेड मानी जाती है, लेकिन अब एआई चिप ने जो ऑप्टिमाइज किया है उसके बाद तो ये टेक्निक छोटे किंगडम्स के सीक्रेट स्क्रोल से भी ज्यादा बेटर लग रही है। यानी कोई छोटा किंगडम होगा ना, वहां के भी ज्यादा ट्रेजर से ज्यादा खतरनाक ये टेक्निक बन चुकी है। यानी समझ लो इसका ग्रेड तो हो चुका होगा लेजेंडरी टाइप का। फिर लेली ने थोड़ा सा इम्पेशेंट होके बोला, एआई चिप्स, एआई चिप ऑप्टिमाइज ब्रीथिंग टेक्निक मेमोरी जोन में ट्रांसफर करो। एआई चिप ने तुरंत कमांड फॉलो किया और काफी सारे ब्रीथिंग टेक्निक के विजुअल्स लेलिन के दिमाग में डाल दिए। कुछ ही मिनट्स में ट्रांसफर एकदम कंप्लीट हो गया। लेलिन कहता है थोड़ा डिजी फील हो रहा है, बट ये नॉर्मल है। उसके दिमाग में अब ब्रीथिंग टेक्निक के सारे स्टेप्स और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस क्लियर था। लेलिन कहता है पिछली लाइफ में ये फील नहीं हुआ था, बट इस दुनिया में एआई चिप मुझे लोगों से काफ़ी आगे निकाल रहा है, क्योंकि पिछली लाइफ में सबके पास एआई चिप थे ना, इसलिए इस लाइफ में थोड़ी ना होंगे सबके पास। सही बात है। लेलिन कहता है जो लोग 10 साल की मेहनत से सीखते हैं वो वही रिजल्ट एआई चिप की हेल्प से मैं एकदम परफेक्ट तरीके से अचीव कर सकता हूँ। ब्रीथिंग टेक्निक काफ़ी ट्रिकी होती हैं, कुछ पार्ट्स तो सिर्फ प्रैक्टिस करके ही समझ में आते हैं, बट एआई चिप के एनालिसिस से ये सब शॉर्टकट हो गया है। लेलिन कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं। लेलिन जमीन पर क्रॉस शेप में बैठ जाता है, वो होता नहीं है कल्टीवेशन वाला सीन, उस वाले तरीके से बैठ जाता है और थोड़ा सा फिर लेट गया। एआई चिप के अकॉर्डिंग कोई स्पेशल पोज की जरूरत नहीं है, बस जो बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो उसमें आ जाओ, तो वो लेट गया। लेलिन कहता है पहले
65 सेकंड के लिए सांस रोकनी पड़ेगी, यानी 65 सेकंड के लिए सांस रोको और फिर 3 बार डीप ब्रेथ लो, 1 बार ब्रेथ को छोड़ो और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्ट होनी चाहिए। लेलिन ने ब्रीथिंग टेक्निक फॉलो करना शुरू करा, धीरे धीरे एक कल्टीवेशन जोन में एंटर कर गया। उसका फेस लाल पड़ गया और टेम्पल्स ढक रहे थे, जैसे कोई इंटेंस एक्सरसाइज चल रही हो। और कुछ वक्त बाद लेनिन का फेस और रेड हो गया, उसकी बॉडी से थोड़ा ब्लैकिश स्वेट निकलने लगा, यानी बैड जो बॉडी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। हमने हमने बहुत सारी मानवा में ऐसा देख रखा है, तो यही वाला है, बॉडी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। 20 मिनट बाद लेनिन की आंखों थोड़ा उसने खोली और जोर से एकदम सांस भरी, फ्यू आवाज छोड़ता है, हाँ। एक बड़ा ब्लैक क्लाउड का, मतलब ब्लैक कलर का जो क्लाउड टाइप का कुछ ऐसा निकला, उसकी बॉडी से सब्सटेंस टाइप का कुछ निकला और एक क्रैकिंग से साउंड आई। कुछ एकदम बादल जैसा था, लेकिन द्रव वाला था, यानी समझ रहे हो ना, लिक्विड टाइप का था। और फिर उसकी बॉडी से बहता हुआ नीचे चला गया। लेनिन खड़ा हुआ, लिम्स को स्ट्रेच किया, उसकी बॉडी में एक गर्माहट थी, जैसे अभी इंटेंस वर्कआउट करके आया हो। लेनिन कहता है, एआई चिप मेरी बॉडी के स्टैट्स दिखाओ। एआई चिप दिखाती है, स्ट्रेंथ अब 0.4 है, एजिलिटी अब 0.5 है, वाइटलिटी अब 0.4 है, और जो इंजरी है उसका थोड़ा-सा है, अभी भी इंजरी चल रही है। लेनिन कहता है, डिस्प्ले का मेथड चेंज करो, 10 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखाओ और अभी जो कल्टीवेशन उसे कंप्लीट, मतलब थोड़ा-सा कंपेयर करो पहले वाले से अभी तक। और डिस्प्ले थोड़ा-सा फ्लिकर हुआ और अपडेट स्टैट्स सामने आए। पीछे के नंबर्स थोड़ा चेंज होने लग गए। एआई चिप बीप करते हुए कहता है, कंपैरिजन के बाद पता चला है, नाइट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ प्लस 0.5 बढ़ी है, एजिलिटी 0.6 बढ़ी है और वाइटलिटी 0.4 बढ़ी है। लेनिन कहता है, फर्स्ट टाइम के लिए स्टैट्स अभी ऊपर जा रहे हैं। लेनिन कहता है, सिर्फ 20 मिनट की ट्रेनिंग और इतना बूस्ट अगर रेगुलरली किया तो ये ब्लैक रोब्ड मैन के स्टैट्स भी इजीली अचीव कर सकता हूँ। यानी जो ब्लैक रोब का जो बंदा है ना, ये इतना खतरनाक जो लग रहा है, जिसके बारे में सिस्टम ने थोड़ा सा आगाह किया था कि अरे ये बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक बंदा है, दूर रहो, डेंजर जोन में हो तुम। तो ये जो सिस्टम ने बताया था, तो ये कह रहा है कि मैं उसके जितना पावरफुल हो सकता हूँ अगर मैं ऐसे करता रहा। लेनिन कहता है, मतलब वो सारे ब्लैक रोब्ड लोग नाइट्स ही हैं। लेनिन कहता है, लेकिन एआई चिप और मेरे मेमोरीज के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग टेक्निक का एक लिमिट होता है। जो इसकी जो फैमिली थी, फार्लियर फैमिली वाली टेक्निक सिर्फ एक बार दिन में की जा सकती है, यानी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा करने से नुकसान हो सकता है। लेनिन कहता है, एआई चिप कोई तरीका है जिससे मैं ब्रीथिंग टेक्निक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ कर सकूँ? एआई चिप मेडिकल सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे, वो कहता है। लेनिन कहता है, सारे रिक्वायर्ड मेडिकल आइटम लिस्ट करो। तो यहाँ पे एआई चिप कहता है, क्विनलोलाइन एलिमेंट, मार्को 21 और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये सब लेनिन की पिछली लाइफ के आइटम्स थे, यानी पिछली लाइफ के आइटम है, यहाँ के नहीं, पिछली लाइफ के। लेनिन कहता है, क्या इन्हें किसी और चीज़ के सब्स्टिट्यूट में मतलब किया जाता है, यानी इसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है? वो कहना चाह रहा था ना, इसलिए। क्योंकि यहाँ पे शायद ना मिले, तो उसकी जगह कुछ यहाँ का बता दो ना, तो मिल जाए। लेनिन कहता है, बस कोई तरीका हो, इतना काफ़ी है। लेनिन ने अपनी बॉडी को देखा और जो ब्लैक स्वेट जो चिपचिपा हो गया था, लेनिन कहता है, लगता है पहले फ्रेश हो लेता हूँ मैं। वो गैरेज से थोड़ा क्वाइटली बाहर निकला, तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। बाकी नोबल किड्स टेंट में सो रहे थे। एआई चिप वार्निंग कहता है, एक ह्यूमन हमारे पास आ रहा है। लेनिन ने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ पता नहीं चला। तभी आवाज़ आती है, तुम क्या कर रहे हो? लेनिन कहता है, सोचते हुए, इतना फास्ट? मुझे पहले पता था, लेकिन फिर भी उसके आने का पता नहीं लगा पाया। अगर इसका कोई बुरा प्लान है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। सरफेस पे लेनिन थोड़ा-सा स्कैर्ड दिखा रहा था। लेनिन कहता है, कौन? कौन है वो? पीछे एकदम थोड़ा-सा उसने देखा, तो ये पता चला कि ये जो वो काला लिबास पहने वो बंदा था ना, वही वाला था, ब्लैक रोब वाला। वो एंग्लो जो थोड़ा-सा लेता है ना, रोटेशन टाइप का, तो वो देखता है तो पता चल जाता है कि अरे ये तो वही बंदा है। वो जो रोटी-वोटी दे रहा था, ब्रेड दे रहा था और जूस-वूस दिया था ना, वही बंदा था। लेनिन कहता है, ह है हेलो, 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 हेलो सर, सर एंजेलो, सर एंजेलो। एंजेलो मैंने इसका नाम लिया था, इसका नाम एंजेलो है, ठीक है? मुझे लग रहा था मैं थोड़ा-सा डर्टी हो गया हूँ, तो मैं सोचा फ्रेश हो लेता हूँ। लेनिन का फेस बिल्कुल थोड़ा सफ़ेद पड़ गया था और डर भी लग रहा था। एंजेलो कहता है, फ्रेश होने आए हो? एंजेलो ने थोड़ा-सा उसकी तरफ देखा। एंजेलो कहता है, हाँ, सही कह रहे हो, रात को यहाँ काफ़ी डेंजर होता है, स्पेशली तुम जैसे यंग नोबल्स के लिए। फ्रेश हो जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। एंजेलो ने लेनिन को इग्नोर किया और अपने टेंट की तरफ चला गया। लेनिन कहता है, थैंक्स सर एंजेलो, और वो बो करते हुए बोला था। चाहे सुना या नहीं सुना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो केयरफुल था, उसने बोल दिया था, उसका काम था बोलना, उसने बोल दिया। जब तक एंजेलो पूरा चला नहीं गया, तब तक लेनिन ने मूव नहीं किया। फिर आगे बढ़ के वो छोटी-सी रिवर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ एंजेलो अपने टेंट में गया
और मास्क उतारा, उसका फेस स्कार से भरा हुआ था। एंजेलो अपने मन-मन में बोलता है, नाइट ब्रीथिंग के बाद जो सब्सटेंस निकलता है, क्या यादें ताज़ा कर दी। ये यंग नोबल्स देख के मुझे पहले अपना टाइम याद आ गया। यानी इसने अब अपने मेन कैरेक्टर को देखा ना, तो इसे याद आ गई अपनी पहले वाली टाइम, जब ये भी थोड़ा ट्रेनिंग-व्रेनिंग किया करता था तो इसके बॉडी से भी ये ब्लैक-ब्लैक कलर का चीज़ें निकलती रहती थी। तो एंजेलो कहता है, वाह भाई क्या मज़ा आ गया है सब देख के तो। उसे पता चल गया था बेसिकली कि भाई जो अपना मेन कैरेक्टर है वो ट्रेनिंग-व्रेनिंग करके आया है तो नहाने जा रहा है। एंजेलो कहता है, क्या ही किस्मत होती है, अगर मैं नोबल होता तो नाइट ब्रीथिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक मगुस के एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेके मैं इस हालत में आ गया। टेंट के शैडो के साथ उसका जो थोड़ी-सी दिखाया गया था, फिर वो मतलब समझ आ रहे हो ना कैसा फेस है यार, खराब-सा फेस है उसका, है ना इसलिए। तो वही फिर वो एकदम वापस से गायब हो गया। रिवर के रास्ते लेनिन वाइल्ड प्लांट्स से चबा रहा था। लेनिन थिंकिंग करते हुए सोचता है, मुझे लगता है एंजेलो को कुछ शक हो तो हुआ ही होगा, बट नोबल होने के नाते नाइट ब्रीथिंग टेक्निक सीखना तो नॉर्मल है, क्या ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेनिन कहता है उसके पास खुद की टेक्निक होंगी और छोटी फैमिली की टेक्निक में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और अगर चाहे भी तो मैं लिख के दे ही दूँगा। लेनिन की जो वो पता है उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं लिख के दे दूँगा, क्योंकि भले वो लिख के दे दे, वो तो लिख के देगा तो वो वाली लिख के देगा ना, जो खराब वाली है, 1 दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं और बहुत धीरे-धीरे इफ़ेक्ट दिखाती है। ये वाली टेक्निक लिख के देगा जो, और ज़्यादा यूज़ कर लो तो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो वाली लिख के देगा। लेकिन ये वाली थोड़ी ना देगा जो उसके पास है अभी खतरनाक वाली। उसने ऑप्टिमाइज़ कर ली है ना, इसलिए कह रहा था। उसे कोई ऑब्सेशन नहीं था इसके लिए, वो तो दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके और एंजेलो के स्ट्रेंथ में इतना गैप था कि वो कुछ छुपा भी नहीं सकता था। ग्रास चबाते हुए थोड़ा कड़वा टेस्ट आया, पर लेलिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एआई चिप कहता है एनालिसिस कंप्लीट होता है, होस्ट की बॉडी के लिए कोई यूज़फुल इफ़ेक्ट नहीं मिला है। लेलिन कहता है फ़ुई, उसने वो घास थूक दिया और दोबारा प्लांट चबा लिया। लेलिन कहता है जो पहले चबाया उसका शेप और क्वालिटी सेव करो, अब नेक्स्ट राउंड का एनालिसिस स्टार्ट करो। एआई चिप कहता है टास्क कंप्लीट, एनालिसिस शुरू होता है। बीप, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, ये अननोन प्लांट में माइल्ड पैरालिसिस इफेक्ट है। लेनिन कहता है मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग इसका नाम है ट्री नाइट ग्रास होना चाहिए। एआई चिप इसे ट्री नाइट ग्रास नाम दे दो और डेटाबेस में सेव कर दो। एआई चिप कहता है बीफ कंप्लीट होता है। लेनिन कहता है ये वाला रेड फ्रूट है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। उसने छोटी सी रेड फ्रूट मतलब थोड़ा सा तोड़ लिया था जो एक बारबेड वाइन पर लगी थी, और केयरफुली उसने एक फ्रूट चुना था और काट के टेस्ट किया था। लेनिन कहता है, बिल्कुल एप्पल जैसा टेस्ट है, बस थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्वीट है, ज़्यादा ही मीठा है। लेनिन कहता है, एआई चिप इसे भी एनालाइज़ करो। रास्ते में लेनिन ने 30 से ज़्यादा प्लांट्स और हर्ब्स को डाटा कलेक्ट कर लिया था। वो डाटा कलेक्ट करने के लिए सिंपल काम करना पड़ता है, वो चबाता है चीज़ों को, और ज़्यादा पॉइज़नस या खतरा ना हो तो वो एआई चिप ही बता देगा स्कैन करके, इसलिए वो उसे दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। जब रास्ते में उसने 30 से ज़्यादा प्लांट्स और हब को उसने डेटा कलेक्ट कर लिया था ना, तो उसमें उसको कुछ भी काम का यूज़फुल नहीं मिला। वो रिवर तक पहुँच गया। रात की खामोशी में रिवर का वाटर रॉक से एकदम टकरा रही थी। लेलिन कहता है, एआई चिप स्कैन करो, आस-पास में कोई है तो नहीं क्या? एआई चिप कहता है, बीप, पूरे 20 ली के रेडियस में कोई भी डेंजर महसूस नहीं हुआ है। लेनिन कहता है, परफेक्ट। मुझे वॉशिंग के बीच में कैंप में भागना नहीं पड़ जाए, कोई अटैक कर दे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैन करवाया है। वो लोग मेरा तो मज़ाक उड़ा देंगे। लेनिन ने अपने कपड़े उतारे और सीधा रिवर में नंगा घुस गया। ठंडी-ठंडी रिवर का पानी उसकी बॉडी पे लग रहा था, एकदम कवर कर रहा था, बड़ा ही रिफ्रेशिंग फ़ील हो रहा था। लेकिन यहाँ पे लेनिन कहता है, ये पानी तो बड़ा ठंडा है यार, अब मुझे अपने पिछली ज़िंदगी के वो जो वाटर हीटर है, उसकी याद आ रही है। तभी यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होता है एंड हो जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है 2 स्टील तलवारों का एकदम टकरार हो रहा था यहाँ पे, एक शार्प सी आवाज़ के साथ। जॉर्ज कहता है, "लेलिन, तू अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, गिव अप कर दे।" जॉर्ज ने दोनों हाथों से स्वॉर्ड का हिट पकड़ा हुआ था और हँसकर बोल रहा था, और यहाँ पे लेनिन कहता है, "अभी खत्म नहीं हुआ है।" लेनिन चिल्लाया, उसके पैर एक अजीब-सी फुटवर्क में चले और उसने एक और अटैक थोड़ा-सा खतरनाक वाला करा। जॉर्ज कहता है, "हैं?" जॉर्ज ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड घुमाई। हवा में एक खतरनाक सी, एकदम खतरनाक हिला देने वाली आवाज़ गूंज उठी, और लेनिन के हाथ में जो क्रॉस ब्लेड थे, उसने उधर से भी घुमाया और जॉर्ज के जो अटैक को सीधा ब्लॉक कर दिया। यानी इधर से खतरनाक अटैक आया, इधर से भी खतरनाक अटैक आया, दोनों ब्लॉक हो गए। जॉर्ज कहता है, "नाइस, तेरा ब्लॉक का स्टाइल तो काफ़ी अच्छा है।" जॉर्ज जोर से बोला, "केयरफुल, अब का जो अटैक होगा, तेरे लेफ्ट लेग पे होने वाला है।"
लेनिन कहता है आजा फिर। लेनिन ने पोजीशन ले ली थी। जॉर्ज कहता है देखो मुझे। जॉर्ज ने अपनी दोनों हाथ वाली स्वॉर्ड से एक डेडली आर्क में अटैक किया, लेकिन टारगेट था लेनिन का राइट लेग। उसने बोला पहले कुछ और था और अब बोल कुछ और रहा है। ये होते ही खतरनाक लोग हैं भाई, ये ऐसे ही कमीने लोग भरे पड़े हैं। लेनिन ने एकदम से पीछे लिया, हवा में थोड़ा सा पीछे हुआ और जॉर्ज की स्वॉर्ड को अपने क्रॉस ब्लेड से रोक दिया। लेनिन कहता है तू तो लेफ्ट लेग पे बोला था ना, तू तो झूठ बोल गया। जॉर्ज कहता है हा 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 हा, इसे कहता है स्ट्रेटजी। तेरी स्पीड टेस्ट कर रहा था। मेरे डैड हमेशा कहते हैं अगर दिमाग नहीं लगाया तो किसी दिन कोई ना कोई तो तेरा गेम ही बजा देगा। मैं दूसरों का गेम बजाता हूँ, मेरा थोड़ी ना कोई बजा सकता है। खुद कैसे बन जाएगा, मेरा खुद का गेम कैसे बज सकता है, यहाँ पे मैं दूसरों का बजाता हूँ पागल बना के। चोमू तो होते ही हैं लोग। जॉर्ज हंसा और अपनी बड़ी सी तलवार पीछे खींच ली। जॉर्ज कहता है बस यार, तू हर बार बेटर होता जा रहा है, थोड़े दिनों में तू तो मुझे भी हरा ही देगा। जॉर्ज ने अपना सर थोड़ा सा ऐसे खुजाया। जॉर्ज कहता है लेलिन, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक एक ग्रैंड नाइट से सीखी है, खून पसीने से ट्रेनिंग की है। मेरे टीचर ने बोला था मैं एवरेज नाइट से भी बेटर हूँ, पर फिर भी तू मुझसे बराबरी लड़ रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तुझे मैं कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो पा रहा है ये सब। लेनिन कहता है ये टेक्निक मेरे पापा ने बचपन में सिखाई थी, पर फिर मैं भूल गया। अब प्रैक्टिस करके याद लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेनिन ने अपने हाथ एकदम ऐसे पकड़े हुए थे, अच्छे से एकदम लाल भी हो गए थे ना, एकदम कितना खतरनाक पकड़ा हुआ था स्क्वाड को, जो लाल हो चुके थे। लेनिन कहता है जब तक ताकत नहीं आती मेरे कूरिन से रिवेंज नहीं छोड़ूंगा। उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और उसके चेहरे पर वो क्लासिक, वो खतरनाक वाली स्माइल अभी भी थी और यंग वाला एनर्जी दिखा रहा था। जॉर्ज कहता है भाई लेनिन, मैं तुझ में बिलीव करता हूँ, तू अपनी विश जरूर पूरी करेगा। जॉर्ज ने उसके कंधे पर हाथ मारा और एक थोड़ा इमोशनल लुक के साथ बोलता है अभी भी तेरी एबिलिटी इतनी तो है कि तू रिवेंज ले सकता है। इस पार के बाद जॉर्ज को लेनिन की स्ट्रेंथ का थोड़ा अंदाजा हो गया था। लेनिन कहता है मैं एक दो बंदे से निपट सकता हूँ, पर कूरिन के पास तो पूरे 5 लोग हैं। लेनिन फेक कंसर्न दिखा रहा था, यहाँ पे उसे थोड़ा झूठ बोल रहा था। और ये कूरिन शायद वही है, इसका निकनेम होगा। वही वाली लड़की है ना जो इसको वो खतरनाक खुजली वाली या पता नहीं कौन सी दवा दे के चली गई थी, कह रही थी मैं तो तुम्हें दवा देने आई हूँ और बदले में क्या दे के चली गई थी। तो शायद उसके ही बात कर रहा है ये। सच्चाई ये थी कि लेनिन ऑलरेडी रेडी था कोरिन और उसकी गैंग को हैंडल करने के लिए, लेकिन जॉर्ज को बेवकूफ बना के उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना का चाहता था। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। लेनिन कहता है वैसे तू ग्रैंड नाइट की बात कर रहा है, वो क्या होते हैं? लेनिन ने कैजुअली पूछा था। जॉर्ज कहता है ग्रैंड नाइट्स वो एक लेवल ऊपर होते हैं नॉर्मल नाइट से। जहाँ भी जाते हैं वो लोग उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं, यानी कोई भी लोग होगा ना देखेगा तो रिस्पेक्ट दिखाएंगे, और जो नॉर्मल नाइट्स होते हैं ना वो भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं ग्रैंड नाइट्स को। अगर किस्मत हो तो किंग भी उनका वेलकम करे, और अगर लॉयल्टी दे तो सीधा आर्मी के कमांडर बन जाते हैं ग्रैंड नाइट्स। जॉर्ज कहता है उनकी फिजिकल बॉडी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। सुनने में आया है क्रॉस बो फॉर्मेशन छोड़ दो, अगर उन पे हैवी क्लेवरी भी चार्ज करे तो भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। मतलब ये ऐसे नाइट होते हैं ना यार, बड़े खतरनाक होते हैं। एक क्रॉसबो नाम की फॉर्मेशन होती है, पावरफुल फॉर्मेशन होगी, लेकिन माना जाता है कि जब ये नाइट आते हैं तो वो फॉर्मेशन छोड़ के भाग जाओ भाई। कभी कभी तो खतरनाक क्लेवरी पे भी अटैक हो जाता है, चार्ज कर देते हैं, इतना मतलब पावरफुल है यार, खतरनाक है बंदे। लेनिन कहता है डैम इतने पावरफुल। लेनिन ने धीरे से कहा था एक ट्रुप का कमांडर मतलब आर्ल के बराबर स्टेटस होता है, और विस्काउंट जॉन भी उनको देखकर सैल्यूट करेगा। यानी विस्काउंट के लेवल से ऊपर का बंदा होता है अर्ल, EARL, ठीक है, अर्ल, ठीक है। हैवी कैलेवरी इस मेडिवल वारफेयर का ट्रम्प कार्ड होता है। अगर चार्ज करे तो छोटी सिटी की वॉल्स को गिरा सकती है, और अगर कोई बंदा सिर्फ बॉडी से उनका सामना करे तो भाई कितना ही पावरफुल होगा। लेन के चेहरे पर ड्रीमर वाली एक्सप्रेशन थी। जॉर्ज हंस पड़ा। जॉर्ज कहता है टेंशन मत ले, मागुस उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। अगर तू मागुस बन गया, मागुस एक्ोलाइट बन गया, यार ये शायद पहला लेवल होता होगा मैगुस एक्ोलाइट, तो ये बन गया तो तू ग्रैंड नाइट जैसा स्टेटस मिल जाएगा तुझे। और अगर तू फुल मागुस बन गया तो ग्रैंड नाइट को मतलब मारना तो भाई क्या बोले, तू अपने जूती के पैरों पर रखेगा उनको, इतना खतरनाक हो जाएगा। राजाओं की बेटियां तुझे लाइन मारा करेंगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा सीन। भाई साहब कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहा है ये। लेनिन कहता है मागुस इतने पावरफुल होते हैं क्या? तो फिर वो ब्लैक रोब वाले हमसे इतना कोल्ड क्यों बिहेव करते हैं?
हम तो पोटेंशियल मागुस हैं, मतलब आगे जाके हम मागुस बनेंगे, हमारा पोटेंशियल है मागुस बनने का, फिर भी वो हमसे रूड बिहेव करते हैं, कभी ब्रेड गिरा देते हैं, कभी जूस गिरा देते हैं खाना देते वक़्त, कभी कुछ बोल देते हैं, वो इतना रूड बिहेव करते हैं, हम सारे तो नॉबल्स हैं। ये पूछ रहा था सवाल। हालाँकि लेनिन को पता है वो बंदा कितना खतरनाक है, उसने सिस्टम से देख लिया है, अपने चिप से देख लिया है, लेकिन ये फिर भी पूछ रहा था ऐसे कि क्या पता जॉर्ज को क्या पता हो। जॉर्ज कहता है, इस बारे में मुझे भी श्योरिटी तो नहीं है, पर एक बात पक्की है, मागुस की स्टेटस बहुत हाई होती है। मेरे पापा ने बोला था, बॉरयूनियन फैमिली की इज़्ज़त की कसम। जॉर्ज ने थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करते हुए अपना थोड़ा ऐसे देखा। तो लेनिन कहता है, ठीक है, ऐसा है नहीं कि मैं तुझे बिलीव नहीं करता। यानी इसने एक बात कही है कि भाई मैं अपनी बोरोनिन फैमिली की कसम खाता हूँ यार, बहुत पावरफुल होते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब पता है इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ना इसकी एक बात झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर था उसने सीधा क्या बोल दिया कि अगर मागुस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हम फ्यूचर के मागुस हैं, तो ये लोग हमसे डर क्यों नहीं रहे? ये हमसे डरते क्यों नहीं है? तो हमें और उल्टा एकदम नीचा दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जॉर्ज की बात तो झूठी हो गई, क्योंकि जॉर्ज ने कहा था मागुस तो सबसे पावरफुल होते हैं, नाइट्स से भी ज़्यादा पावरफुल। तो अब वही जॉर्ज अपनी बात को सही करने के लिए तो कह रहा था कि भाई मैं तो कसम खाता हूँ यार, सच में मागुस बहुत पावरफुल होते हैं, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कर। और ऑकवर्ड हो गया था सीन यहाँ पे, तो लेनिन ने कह दिया, अरे ठीक है, मान गया, होते होंगे भाई पावरफुल। हालाँकि पता है अपने लेनिन को कि ये जो ब्लैक रोब वाला बंदा है, जो सबसे रूड बिहेव कर रहा है, असल में ये भी पावरफुल है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि मागुस तो और पावरफुल होते होंगे। अभी नहीं पता, क्योंकि भाई एआई चिप ने भी नहीं देखा, ना तो लेनिन ने देखा है, इसलिए सभी नहीं पता है। अभी आवाज़ आती है बीप, नेम जॉर्ज ब्रोनिन, स्ट्रेंथ 1.9, एजिलिटी 1.8, वाइटैलिटी 1.9, स्टेटस हेल्दी। जॉर्ज की बॉडी सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं बनी थी, उसने छोटी उम्र से नाइट टेक्निक सीखना शुरू किया था और इसलिए उसका फिजिक अब टॉप नॉच लेवल पर था। तभी तो इसका स्टेटस बड़ा अच्छा है यार, स्ट्रेंथ देख रहे हो 1.9 की है, 1 पॉइंट बढ़ा तो 2 पॉइंट की हो जाएगी, यानी 2 बंदों के बराबर ताकत हो जाएगी इसके पास। ऐसे वॉरियर्स जो नाइट ब्रीथिंग टेक्निक से अपना फिजिक इंप्रूव करते हैं, पर लाइफ एनर्जी इग्नाइट नहीं करते हैं, उन्हें प्री-प्रायोरिटी नाइट्स बोलते हैं। मतलब प्री-प्रायोरिटी ये एक तरीके का, ऐसे मान लो कि देखो क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, अपनी लाइफ एनर्जी जो होती है ना, लाइफ फोर्स, यानी तुमने देखा ही होगा फैंगमैन ने क्या करा था एक बार, अपनी जो लाइफ एनर्जी है उसको दाँव पे लगा दिया था, जिससे थोड़ा रिकवर कर सके। कुछ गू होते हैं जो लाइफ एनर्जी कंज़्यूम करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कम कर देंगे लेकिन तुम्हें फ़ायदा दे देते हैं। तो ऐसे ही टाइप का यहाँ पे भी एक मान लो एक टेक्नीक होती है, कुछ टेक्निक्स अगर तुमने ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई वो तुम्हारी जो लाइफ एनर्जी है इसे इग्नाइट कर देंगे। लेकिन ये वाला जो बंदा है अपना, ये जॉर्ज ये कोई देखो भाई, ये काउंट है, तुम जानते हो ना इसका बाप काउंट है, बहुत पावरफुल है ना? तो इसलिए कह रहा है कि इसके पास कोई टेक्निक होगी जिसकी वजह से ना इसकी लाइफ एनर्जी नहीं गई और इसने ना फिर भी प्रैक्टिस कर ली और पावरफुल बना लिया अपने आप को। तो जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बिना नाइट जो ये वाली होती है ना लाइफ एनर्जी को बिना वेस्ट करे अपनी टेक्निक से पावरफुल हो जाते हैं ना, उसे प्री पैरिटी नाइट्स कहते हैं, ठीक है? जॉर्ज इनमें भी पीक लेवल पे था। ये सब उसके नोबल स्टेटस और एक्सपेंसिव मेडिसिन्स के एक्सेस की वजह से पॉसिबल था। देखा मैंने वही बोला था, नोबल है भाई। जॉर्ज कहता है, ओके काफ़ी रेस्ट हो गया, चलो वापस चलते हैं। मुझे लेट रिटर्न करके उन ब्लैक रोब की ठंडी नज़र नहीं चाहिए यार। आप जानते हैं क्योंकि वो जो ब्लैक रोब वाले होते हैं बड़े खतरनाक बंदे हैं, वो तुरंत एकदम सुना-वुना देते हैं, कहाँ थे ये क्या वो क्या बोल देते हैं। चारों तरफ चाँदनी सी एकदम बिखरी हुई थी, सब कुछ सिल्वर लाइट में चमक रहा था। रात की शांति सिर्फ़ इंसेक्ट्स की आवाज़ से टूट रही थी। मतलब वो होती है ना छोटी इंसेक्ट्स की आवाज़ आती है, सिकाडे की भी आवाज़ आती है, तुमने सुनी होगी ट्यों ट्रों 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 आती है। वो तो डोरेमोन में भी आती है वो आवाज़ तो। लेनिन ने दिन में प्रैक्टिस नहीं की थी ताकि अटेंशन ना आए, इसलिए रात में जॉर्ज के साथ चुपके से निकलता था और ये प्रैक्टिस करने। ये जो काले रोब वाले ने नोटिस तो किया था, पर जब तक कोई कैंप के बाहर ट्रबल नहीं करता, वो इग्नोर करते थे। यानी मतलब ट्रबल नहीं कर रहे ना, दिक्कत नहीं दे रहे तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेनिन कहता है बस 1 राउंड और, फिर वापस चलते हैं। इसके बाद मैं ये क्रॉस ब्लेड तुझे रिटर्न कर दूँगा। जॉर्ज कहता है हैं? जॉर्ज थोड़ा-सा लॉस्ट था, उसकी आँखें एकदम चमक उठी। जॉर्ज कहता है तू फाइनली यूज़ करना बंद कर रहा है। वाह! सही है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को थोड़ा-सा आराम तो मिलेगा, क्योंकि ये जो जॉर्ज है ना, ये इसको ना जॉर्ज को ये जो अपना मेन कैरेक्टर है, बार-बार जॉर्ज को उठा के बाहर ले आता है हर रात कि ये प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। इसलिए परेशान हो गया था। तो जब इसने बोला अपने मेन कैरेक्टर ने कि अरे ठीक है यार, बस 1 राउंड और कर ले फिर नहीं करेंगे ज़्यादा।
स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए क्रॉस ब्लेड होना ज़रूरी था और अगर इसने रख दिया तो सीधी सी बात है नहीं करेगा। बाकी नोबल्स लड़के वॉरियर रॉब्स पहनते थे स्वॉर्ड के साथ, पर पहले वाला लेलिन ऐसा नहीं करता था। उसे तलवार हैवी लगती थी और मूवमेंट स्लो होती थी, इसलिए वो थोड़ा-सा वो वैसे टाइप की रखता था, तलवार की जगह वो चाकू टाइप का, छुरी टाइप का रखा था। इसी वजह से जब करंट लेलिन को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी, उसके पास वेपन ही नहीं था, तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त जॉर्ज को टारगेट बनाया था और दोस्ती का राज़ लीक करने की धमकी देके उससे क्रॉस ब्लेड ले लिए थे। उस दिन जॉर्ज का ये सीन हो गया था, ये क्या हो गया वाला शॉक्ड फेस करके लेनिन को बस देख रहा था। जॉर्ज कहता है, तेरा स्वॉर्ड प्ले बहुत ही फास्ट इम्प्रूव हो रहा है, पर तू सच में ब्लेड वापस करेगा? जॉर्ज कहता है, मैं तो बस ऐसे ही मतलब गुस्स में वैसे ही भी चिल हूँ, यानी मतलब ठीक हूँ यार मैं कुछ नहीं वो कर रहा, मैं तेरे को दे दूँगा, टेंशन मत ले। अगर तू और यूज़ करना चाहता है तो रख सकता है, जॉर्ज ने बोल दिया था। लेकिन अपना बंदा तो चिल है, वो कह रहा है नहीं, नहीं, नहीं कोई बात नहीं। लियोन ने सीधा कह दिया लियोन कह रहा हूँ, लेलिन ने कह दिया तेरे सपोर्ट के लिए थैंक्स है यार, कोई नहीं मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। लेलिन ने स्माइल के साथ मना कर दिया था। अब तक की ये जो स्पारिंग चली थी, ये जो आपस में फ्रेंडली फाइट चली थी, लेलिन ने फेलियर हाउस का सीक्रेट टेक्निक समझ लिया था। प्लस एआई चिप की वजह से उसकी स्वॉर्ड प्ले हमेशा पीक पर ही रहेगी। चाहे कितने भी दिन ब्लेड यूज़ कर ले, कितना ही ब्लेड पकड़ ले, चाहे नया ब्लेड ले ले, अपना ब्लेड ले ले या किसी का भी ब्लेड ले ले, हमेशा पीक लेवल परफॉर्मेंस दिखाएगा। तुमने देखा होगा ये चीज़ ऐसे बेनिफिट देगी जैसे मान लो तुम कोई गेम खेल रहे हो, अब तुमने किसी और का फ़ोन लिया तो तुम्हारा हाथ थोड़ी ना सेट रहता है उसके अंदर। तुम्हें थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, कस्टम एचडीओ सही करना पड़ता है, चीज़ें सही करनी पड़ती है तब जाके तो कर पाते हो। तो यही सीन यहाँ पे है, तुम किसी दूसरे की स्वॉर्ड लोगे तो कैसे खेल पाओगे? इसलिए ये क्या हो रहा था कि अब सिस्टम की वजह से, चिप की वजह से ये कुछ भी कर पा रहा है। कि जिस मर्ज़ी की स्वॉर्ड ले लेगा, यूज़ कर लेगा। जॉर्ज कहता है ग्रेट, तो एक और फाइट करते हैं सेम रूल के साथ। मैं सिर्फ़ उतनी स्ट्रेंथ यूज़ करूँगा जितनी तू करेगा। जॉर्ज ने अपनी बड़ी स्वॉर्ड उठाई और ग्रास के सेंटर में आ गया। मूनलाइट उसकी स्वॉर्ड पे चमक रही थी। लेनिन भी आके आया। लेनिन कहता है आजा, इस बार मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। उसके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट था और इस फाइट का यूज़ उसे टेस्ट करने के लिए करने वाला था। लेनिन माइंड में कहता है एआई चिप, टास्क एस्टेबलाइज़ करो, यानी स्टार्ट करो। जॉर्ज की स्ट्रेंथ और एनवायरनमेंट का एनालाइज़ करो। बेस्ट प्लान दो उसे हराने के लिए। और तभी चिप कहता है एनालाइज़ से स्टार्ट करता हूँ। सिमुलेशन रिजल्ट, होस्ट, अनवांटेड, टारगेट फाइट लूज़ करता है। विज़न एड ऑन करना है क्या? लेनिन कहता है टर्न इट ऑन, यानी ऑन कर दो। विज़न एड ऑन करना था, कोई खतरनाक चीज़ होगी। और लेनिन की आँखों के सामने ब्लू लाइन्स आ गई, जैसे पूरा एरिया एक वर्चुअल बैटलफ़ील्ड बन गया हो। टारगेट के रिस्पॉन्स के मुताबिक पहला अटैक 99.98% चांसेस है होस्ट्स के राइट आर्म पे होगा। बेस्ट काउंटर होगा साइड स्टेप और जंप स्प्लैश। एक तरीके से अटैक करना, ये तरीका भी बता रहा है और बता भी रहा है कि कहाँ से अटैक होगा। उस इमेज में जॉर्ज स्वॉर्ड उठा के लेनिन के राइट आर्म की तरफ आ रहा था। जॉर्ज कहता है स्वॉर्ड देख के संभाल, और बिल्कुल वैसे ही जॉर्ज ने अपना अटैक शुरू करा। लेनिन के जो लिप्स थे थोड़े से कर्ल हुए, उसने डॉज किया और क्रॉस ब्लेड के साथ जंप करके सीधा स्ट्राइक मारा और ये था जंपिंग स्लैश। जॉर्ज कहता डैम, ये कैसे हुआ? जॉर्ज ने शाउट किया और रोल मार के बच गया। लेनिन की स्वॉर्ड जमीन पर लगी और मिट्टी उड़ गई हर तरफ। जॉर्ज उठा, अब उसके चेहरे पर थोड़ा सीरियसनेस आ गई थी। उसे लगा जैसे लेनिन ने उसका अटैक प्रेडिक्ट कर लिया हो, यानी जान गया हो कि वो कहाँ अटैक करने वाला है। लेनिन कहता है अगर तू अटैक नहीं करेगा तो मैं काउंटर कैसे करूँगा यार, और जल्दी से अटैक कर भाई। और वो मुस्कुरा रहा था ये सब बोल के। जॉर्ज कहता है कि तू ही आ जा ना, फिर आ जा। जॉर्ज ने इंटेंस नज़र दी, लेनिन को देखा। लेनिन ने क्रॉस से ब्लेड उठाई और एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा पियर्स मारा, यानी एक सीधा घुसने वाला अटैक करा। हर मूव बिल्कुल एकदम टेक्स्ट बुक जैसा था, यानी जैसा बताया जा रहा था वैसा ही हो रहा था। जॉर्ज ने ब्लॉक किया लेकिन साइड में मूव भी किया। उसने लेनिन के अटैक को डॉज करके स्लैश किया और यहाँ पे बताता है अपना जो सिस्टम है वो बताता है बेस्ट काउंटर अटैक होगा ये जो जॉर्ज ने अटैक करा है उसके लिए। लेफ्ट टर्न लो 50 डिग्री का और हॉरिजॉन्टल स्लैश मारो। लेन ने चिप के मुताबिक डॉज किया और एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा। जॉर्ज बस कटने ही वाला था और थोड़ा सा मिस हो गया। जितना ज़्यादा फाइट आगे बढ़ी जॉर्ज के चेहरे पर पसीना उतना ही बढ़ता गया। हर मूव लेनिन पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहा था। जॉर्ज का ये जो खतरनाक मतलब उसके बीच और उसका गैप बढ़ता जा रहा था, यानी अब पहले वो सोच रहा था कि ये बंदा नीचे है लेनिन मेरे से, लेकिन अब उसे लग रहा है कि भाई ये गैप तो मेरे और उसके बीच बढ़ता जा रहा है। जॉर्ज सोचते हुए कहता है ऐसे नहीं चलेगा, सब कुछ एक अटैक में डाल देता हूँ। जॉर्ज ने अपनी स्वॉर्ड से फुल पावर स्विंग किया और पैंग आवाज आती है। एक सिल्वर लाइट का टुकड़ा उड़ा और ग्रास में जाके गिरा। वो जॉर्ज की स्वॉर्ड थी, उसका ब्लेड अभी भी हिल रहा था बैंग बैंग की आवाज के साथ।
लेनिन के क्रॉस ब्लेड जॉर्ज की वृष्ट के पास टच कर रहा था। लेनिन कहता है तू हार गया। जॉर्ज कहता है हाँ 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 हाँ, मैं हार मानता हूँ भाई, हार मानता हूँ, मैं हार गया। जॉर्ज ने कहा। फिर लेनिन की तरफ घूमा। जॉर्ज कहता है ये सब तूने कैसे किया? यहाँ पे पता है क्या हुआ है? यहाँ पे ना भाई अपने लेनिन ने पहले तो उसने इसकी स्क्वाड काट दी और भाई एकदम उसकी कमर पे अटैक कर दिया था। और हम कमर पे अटैक करा, ऐसा नहीं करा कि उसको दो टुकड़ों में काट दिया, बस कमर पे उसकी तलवार छोड़ देती रखे रही थी। इसलिए चाहता था दो हिस्सों में काट देता अपना बंदा, लेकिन उसने काटा नहीं। इसलिए लेन कहता है आसान था, इतनी बार प्रैक्टिस करते करते मैंने तेरी मूवमेंट्स याद कर ली थी। लेन ने स्वॉर्ड उठाई, थोड़ी स्वॉर्ड हटाई और स्माइल के साथ झुक गया। जॉर्ज कहता है मेरी मूवमेंट्स? लेन कहता है हाँ, सबका एक पैटर्न होता है। जब तुम अटैक करते हो तो कुछ हैबिट्स होती हैं, अगर वो याद हो जाएं तो ट्रैप सेट करना ईजी हो जाता है। मैंने वही किया। जॉर्ज कहता है फ्यू, अब समझ आया। फिर उसने लेन को एक सेकंड के लिए देखा, जैसे कोई मॉन्स्टर देख रहा हो। जॉर्ज कहता है तेरा स्वॉर्ड का टैलेंट सबसे बेस्ट है, जो मैंने कभी नहीं देखा। अगर तू मागुस एक्वलाइट नहीं बना तो मैं तुझे किसी किंगडम के कैपिटल के इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट में पर्सनली रिकमेंड करूंगा। क्योंकि भाई के पास पावर है, बाप तो इतना अमीर है तो इसलिए कर ही सकता है। जब सुना इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट, हाँ, लेनिन को पता था कि इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट शारड किंगडम का सबसे टॉप नाइट ट्रेनिंग सेंटर है। वही जगह जहां जॉर्ज आया था, वहीं से आया था ये इंस्टीट्यूट सिर्फ नॉबल्स को नहीं, बल्कि सिर्फ जीनियस लेवल लोगों को ही लेता था। लेनिन कहता है सोचते हुए, तलवार चलाना तो बस मेरा एक हॉबी है, बट मागुस बनना वो मेरा असली ड्रीम है। एक नाइट की पावर इंप्रेसिव होती है, बट लेनिन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो फिर भी समझ में आने वाली चीज़ थी, लिमिट्स के अंदर। लेकिन मागुस, वो तो एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, बिजली, आग, थंडर तक, और उनकी लाइफ भी सुपर लॉन्ग होती है। मागुस की ग्रेटनेस क्लियर ह्यूमन बाउंड्रीज से बाहर थी, और लेनिन को यही सब तो पसंद आता है भाई, क्योंकि भाई तो अपना साइंटिस्ट है, तो ये सब चीज़ें तो पसंद आने से ही रही, आएंगी आएंगी भाई। और लेनिन उस लेवल तक सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी। ऊपर से हर मागुस एक स्कॉलर भी होता है, नेचर के रूल को स्टडी करते हैं ताकि इंसेन पावर ले सकें। ये लाइफस्टाइल लेन के पहले वाले लाइफ एक साइंटिस्ट से परफेक्टली मैच करता था। नेचर का रूल कैसे नहीं पता होगा, साइंटिस्ट है भाई अपना, और मागुस बन गया तो कोई लेवल में ही नहीं होगा भाई, यार मजा आ जाएगा अभी एकेडमी पहुंचेंगे तो। जॉर्ज कहता है एग्जैक्टली, ग्रैंड नाइट भी सिर्फ एक फॉर्मर मागुस का सर्वेंट बन सकता है। मागुस की पावर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जॉर्ज का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसका टोन थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया। लेन कहता है तुम कुछ भी बोलते हो, मुझे लगता है जैसे कोई मतलब गाना गा रहे हो, बर्ड जैसे गाना गा रही हो, कहानी सुना रहे हो, ऐसा लगता है। जॉर्ज कहता है हाँ 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 ब्रो, ये सब कोड ट्रेनिंग का इफेक्ट है। मेरे डैड ने मुझे नोबल एथिकेट सिखाने के लिए कोड भेज दिया था। जॉर्ज ने मिस्चीवियस अंदाज में आंख मार के बोला, वैसे लेनिन, तुम्हारे कोई फियांसे तो नहीं है ना? मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मोली से मिलवाना चाहता हूँ ब्रो। शी इज़ अ सीरियसली पॉपुलर है एंड सुपर प्रिटी है। अपनी कैसा क्या है ये? अपनी बहन को चोमू है, क्या बोलूँ मैं इसको? लेनिन कहता है भाग यहाँ से। वो चांदनी रात में दोनों फ्रेंड्स एकदम मजाक-मजाक में ग्रासलैंड से निकल गए थे। लेनिन कहता है गुड नाइट जॉर्ज। दोनों ने आपस में एक-दूसरे को गुड नाइट करा। क्रॉस ब्लेड जॉर्ज को देकर लेन ने गुड बाय बोला और वापस अपने कैरेज में चला गया। अंदर अंधेरा था और पूरा कैरेज ऑलमोस्ट एम्प्टी था। थोड़ा-सा गंदा स्मेल आ रहा था। पसीने और एकदम सड़ापन मिक्स था। इसी वजह से ज़्यादा नोबल किड्स कैरेज में रुकना पसंद नहीं करते थे। जैसे ही कोई स्टॉप मिलता, सब बाहर खुले फील्ड में घोड़े की तरह एकदम दौड़ पड़ते थे। क्योंकि भाई खुली साँस पसंद थी उन्हें, ये सब नहीं पसंद। और अपना बंदा तो जहाँ मर्ज़ी रह लेगा यार, क्या बोलें। यहाँ का रिलेशनशिप कल्चर काफ़ी ओपन माइंडेड था, स्पेशली नोबिलिटी में। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो अपना लेनिन था, लेनिन के एआई चिप ने डिटेक्ट किया कि आस-पास काफ़ी कपल्स बिज़ी थे, इसलिए लेनिन और दूर जाके ट्रेन करने लग गया। लेनिन सोचते हुए कहता है, "हह! ये सब देख के पूरा पास्ट याद आ गया। न्यू बॉडी के साथ ये अर्जेस भी बढ़ती जा रही हैं क्या?" लेनिन थोड़ा-सा बिटर स्माइल कहते हुए कहता है, "हाँ, चेंज होने के बाद भी ये डिज़ायर वैसी ही वैसी है।" यानी ये जो लोग कर रहे हैं ना ऐसे भाई चुम्मा-चाटी टाइप का, तो अब लेनिन ये सब देख रहा है तो भाई भले उसकी आत्मा दूसरी है, आत्मा अपना फैंग मिंग की है, लेकिन भाई क्या बोलें, अंदर का ये जो चीज़ें होती हैं बॉडी की अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। वो अभी भी चाह रही हैं कि मतलब ये करें, इसलिए ये लेनिन कह रहा है, अपना बंदा कह रहा है कि अरे पता नहीं क्या है ये बॉडी घटिया। थोड़ा शांत होके लेनिन कहता है एआई चिप, बॉडी के स्टैट्स दिखाओ। एआई चिप, लेनिन फेलियर, स्ट्रेंथ 1.5,
एजिलिटी 1.6, वाइटलिटी 1.4, स्टेटस हेल्दी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था सिंस लेनिन ने नाइट ब्रीथिंग टेक्निक शुरू की थी। मतलब 1 महीने तक उसने नाइट ब्रीथिंग टेक्निक कर ली, अब उसका जो बॉडी था ना अच्छी खासी लेवल तक पहुँच गया था। यानी इतना पहुँच गया है कि ये जो आस-पास के लोग हैं ना अब बराबर में आ गया है। वरना तो ये सब 18-18 के, अपना बंदा भी 18 का, लेकिन ताकत उसके पास 14 साल के जितने बच्चे की है इसलिए। जॉर्ज के सामने लेनिन ने अपनी रियल स्ट्रेंथ हाइड कर रखी थी, इसलिए जॉर्ज का थोड़ा अंदाज़ा गलत था। लेनिन ने कहा नॉट बैड, टाइम टू कंटिन्यू आज की ट्रेनिंग। लेनिन ने ना अब जब ट्रेनिंग का टाइम कंटिन्यू कर दिया तो एकदम परफेक्ट पोस्चर के साथ ब्रीथिंग टेक्निक स्टार्ट कर दी थी। अब उसका पता है डेली का होमवर्क हो गया था ये। एआई चिप के थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था, नाइट ट्रेनिंग करता था और नाइट ट्रेनिंग के ठीक बाद वो ये जो ब्रीथिंग टेक्निक थे उसका यूज़ करता था। नाइट ट्रेनिंग मतलब वही होता है, स्वॉर्ड को इधर-उधर घुमाना, फाइट करना, टेक्निक्स परफॉर्म करना, फुटवर्क करना, फिर उसके बाद एकदम मान लो एक्सरसाइज करके आए और आराम से कल्टीवेशन वाली पोजीशन में बैठ गए अच्छे से, सही से, और उस तरीके से फिर अपना स्टार्ट कर दिया ब्रीथिंग टेक्निक। 20 मिनट के अंदर लेनिन पूरा पसीने से भीग जाता था, लेकिन उसके बॉडी से निकलने वाले ब्लैक इम्प्योरिटीज़ पहले से अब काफ़ी कम हो गए थे। यानी धीरे-धीरे उसने अपनी पूरी बॉडी प्यूरिफाई कर रही थी। लेनिन कहता है फ्यू, लगता है टेक्निक्स का इफ़ेक्ट कम हो रहा है। लॉजिकल ही है, सही है। एआई चिप के कैलकुलेशन के हिसाब से फ़ालियर हाउस का ब्रीथिंग टेक्निक मैक्स 2 के स्टैट तक ही काम करेगा। यानी बस ये अपनी इस टेक्निक से ना 2 तक ही पहुँच सकता है। सब चीज़ों में, एजिलिटी में भी 2, स्ट्रेंथ में भी 2, बस 2-2 तक जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। यानी फिर इसके बाद उसे दूसरी टेक्निक चाहिए होगी शायद, इसलिए। उसके बाद रियल चैलेंज स्टार्ट होगा। रेलिन कहता है, फिर सोचते हुए, नाइट बनने के बाद मुझे अपनी ही पावर और नियर डेथ एक्सपीरियंस की मदद से लाइफ एनर्जी को थोड़ा जगाना पड़ेगा, यानी ची की एनर्जी को इसे भी जगाना पड़ेगा। उसने पॉकेट से एक येलो फ्रूट निकाला जिस पर ब्लैक स्पॉट्स थे। थोड़ा डिस्गस्टिंग सा लग रहा था। फ्रूट का सीधा मुंह में डाल दिया और एक हर्ब का रूट निकाल के दोनों को चबा गया। एआई चिप कहता है बीप, होस्ट का फटीग रिकवर हो रहा है, यानी थकान जा रही है। एक और बीटिंग राउंड पॉसिबल है। लेन कहता है ऑसम, ये हर्बल मिक्स मैंने एआई चिप की हेल्प से डेवलप किया है। लास्ट मंथ फटीग रिड्यूस करता है। मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कर देता है फटीग रिड्यूस, जिससे अगर जैसे मान लो अपने लिमिट पे भी, ऐसे एक मान लो कि तुम 10 पुशअप्स कर सकते हो और तुमने 10 के 10 कर लिए, अब तुम 11वां नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये हर्ब खा लिया तो तुम 11-12 कर सकते हो, यानी थोड़ा-सा लिमिट पुश हो जाती है एक तरीके से। इसलिए कुछ और बॉडी एनहांसमेंट और मेड्स लेने के हेल्प के लिए बॉडी का फास्ट ग्रो करना भी ये कॉमन चीज़ थी। यहाँ पे लेनिन कहता है लेट्स गो अगेन, वो दोबारा करता है, जो ब्रीथिंग टेक्निक थी उनको दोबारा यूज़ करता है। 1 महीने में उसके ट्रैवलिंग पार्टी ने काफ़ी स्मॉल किंगडम्स को क्रॉस कर लिया था। यानी ये लोग जा रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं सब लोग, तो ये बहुत सारे किंगडम्स को क्रॉस कर लिया था। अब वो लोग पूरी तरह से एकदम जंगल भरे जगह में एंटर कर चुके थे। ये पूरी जंगल भरी जगह जहाँ एकदम विल्डरनेस थी, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी जगह थी, एकदम बायोम थी, बड़ा खतरनाक। सिर्फ सैंड, कुछ एनिमल्स और कुछ फुटप्रिंट्स थे यहाँ पे, ये छाप होती है ना पैरों वाली वो, और हॉर्स बैंडिट्स के फ्रेश ट्रैक्स थे। यहाँ पे बैंडिट्स भी होते हैं डाकू टाइप के। जब से ये एरिया क्रॉस करना स्टार्ट किया था, पार्टी का काफ़ी डेंजर फेस मतलब करने पड़ रहे थे। कोई मरा तो नहीं था, बट लेनिन का डेंजर इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होता गया था। उसके अंदर का पावर का हंगर और बढ़ गया था। सुबह के पहले रेस के साथ पार्टी ने दोबारा जर्नी कंटिन्यू किया। लेनिन एक कोने में बैठा था, आर्म को एकदम फोल्ड करके। बाकी किड्स उसके आस-पास और कुछ तो थोड़ा दूर-दूर बना के भी बैठे हुए थे। लेनिन कहता है सोचते हुए, ना जाने बेसिता ने क्या किया, अभी भी सब मुझे अवॉइड ही कर रहे हैं। नॉर्मल लड़का होता तो अब तक पागल हो गया होता, बट बैड लक, मैं तो लेनिन हूँ। लेनिन ने कंफर्टेबली स्ट्रेच किया। लास्ट नाइट उसने काफ़ी लेट तक ट्रेन किया था, इसलिए वो फुल टायर्ड था, थक चुका था। लेनिन सोचते हुए कहता है, वैसे ये दुनिया कितनी बड़ी है। हाफ साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी 6 महीने से ज़्यादा कर लिया, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं। समुंदर तक नहीं देखा मैंने अभी तक। ये सोचते-सोचते लेनिन की आँख लग गई और तभी डिंग-लिंग-लिंग-लिंग आवाज़ आती है। ट्रैवलिंग पार्टी रुक चुकी थी। एक ब्लॉक, ये जो ब्लैक रोब वाला बंदा था ना, उसने बेल बजाई थी। ये जो ब्लैक रोब वाला बंदा था वो कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लंच का टाइम हो गया है, कैरिज से निकल जाइए। लेनिन कहता है, फिर से लंच टाइम आ गया? हैं? ये लाइफ़स्टाइल तो सच में कितना बोरिंग है। कैरिज से उतर के लेनिन ने अपना ब्रेड लिया, कैंप के साइड वाले ग्रास फील्ड की तरफ निकल गया। उसके
गैदर सब्स्टिट्यूट्स हर्ब्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, जितने भी इसने जमा करे थे अब सारे खत्म हो चुके थे वो हर्ब्स, जो उसकी थोड़ी टेम्परेरी जो टायर्ड वीकनेस थी उसे खत्म कर देते थे, जिससे वो और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकता था। अब उसे नए कलेक्ट करने थे, इसलिए शायद वो यहाँ पे आया था। चलते चलते लेन के आसपास के प्लांट्स वो ऑब्जर्व कर रहा था। लेन कहता है जेड रूट फ्रूट डेटाबेस में पहले से ही प्रेजेंट है, मेरे काम का नहीं है। लेन कहता है सामुन ग्रास वाइल्डरनेस एक्सक्लूसिव है, हार्वेस्ट कर सकते हैं इसे। उसने एक ब्राउन डर्टी ग्रास का स्टैक निकाला और उसके साइड से काफ़ी शार्प थ्रोन्स भी थे। लेन ने उस ब्लेड को हाफ तोड़ दिया और उससे निकले जेड कलर्ड लिक्विड को उंगलियों से टच करके टेस्ट किया। यहाँ पे एक ऐसा मान लो एक ऐसी ग्रास है जिसकी ग्रास में ना एकदम ब्लेड जैसे निकले हुए हैं, और जब तुम इस ब्लेड को हल्का तोड़ोगे ना तो जैसे किसी पेड़ पर तुम ऐसे हल्का सा खोदोगे तो वाइट वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस निकलता है ना पेड़ से, ऐसे इसने उस ग्रास को तोड़ा ब्लेड जैसी उसको, तो उसके अंदर से कुछ वाइट वाइट सा निकला था। लेन थोड़ा-सा डिसअपॉइंट होके कहता है, "हैं? मैं?" फिर उसने जो ये समुन ग्रास फेंक दिया। लेन कहता है, "हाँ, फ्लावरलेस स्नेक फ्रूट मिल गया है।" वो कैज़ुअली वॉक करते-करते फ्रूट को पॉकेट में डालने लगा। उसके चेहरे पे थोड़ी-सी खुशी थी। तभी कोई अननोन बंदा कहता है, हे, देखो कौन है?" लेनिन, माइनर विलेज नोबल होने का असली लेवल दिख गया। रोड साइड के वाइल्ड फ्रूट्स खा रहा है। नोबल का नाम डुबो दिया इसने। लेन ने सर उठाया। वो कहता है, ओरिन था, वही बंदा जिसने इस बॉडी के पहले वाले लेन को मारा था। ये जो ओरिन है ना, ये ओरिन या क्यूरिन कुछ भी कह लो, ये वही है जिसने ना मार दिया था भाई ये अपने बंदे को। कैसे मारा? ये उसकी टीम का बंदा है, वो जो खतरनाक लड़की है ना जिससे बदला लेना है अपने भाई को, तो भाई उसी उसी लड़की की टीम का बंदा है ये। रेड हेयर, थोड़ा-सा रिप्ड फेस और बॉडी थी, और मतलब उसके जो बाइसेप्स थे लेनिन के थाइस जिससे जितना मोटे थे, यानी मतलब पैर के थाइस जितना उसके बाइसेप ही थे भाई, समझ जाओ कितना पावरफुल होगा। आर्म एकदम क्रॉस करके मोकिंग स्माइल के साथ खड़ा था। उसके पास कुछ नोबल किट्स भी थे, सब मिलके लेन का मजाक उड़ा रहे थे। लेन कहता है एआई चिप्स स्टैट स्कैन करो। एआई चिप स्कैन करना स्टार्ट करती है और इनको अब वो बताती है इसकी स्ट्रेंथ है 1.7 की, एजिलिटी है 1.2 की, वाइटलिटी है 1.5 की, और जो इसका स्टेटस है ये भी हेल्दी है। लेनिन सोचते हुए कहता है नॉट बैड। इसकी स्ट्रेंथ तो 2 अडल्ट आदमियों के बराबर है। नो वंडर इसने पुराने लेनिन को हरा दिया था। बाकी नोबल्स वीक थे, कहीं तो 0.5 के थे, कुछ तो उससे भी ज़्यादा नीचे थे, तो लेनिन को उससे कोई मतलब ही नहीं था। मेंटली लेनिन ने स्टैट्स कंपेयर किए और क्यूरिन के लेवल के आसपास ही था उसका भी, लेकिन स्वॉर्ड स्किल्स में लेनिन बहुत ज़्यादा आगे था। एआई चिप का एडवांटेज यही था, क्योंकि भाई इसने एआई चिप के द्वारा तुम जानते हो कितना बढ़िया एडवांटेज ले लिया था, कितना कुछ सीख लिया उसने। बाकी बच्चे सिर्फ़ नंबर बढ़ा रहे थे। इट्स स्टैट्स का गैप बहुत बड़ा था, लेकिन के लिए उनको हैंडल करना तो बच्चों का काम था। लेनिन कहता है क्या चाहिए? ये जो ओरिन था थोड़ा ऐसे कहता है तू मेरे से पूछेगा ऐसे? लेनिन थोड़ा-सा शांत था और कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था। लेनिन ने कहा अगर बेसिता वाली बात है तो मैंने ऑलरेडी माफ़ी माँगी है। बेसिता ना भी जो बेसिता थी वनी वही लड़की खतरनाक वाली, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया है। साथ ही लेनिन का हार्ट रेस करने लगा, यानी एकदम तेज़ से धड़कने लगा। क्या ये बेसिता का टेस्ट था? वो सोच रहा था। ओरिन कहता है एग्ज़ैक्टली, बेसिता ने तुझे माफ़ किया है पर मैंने नहीं। उसके फ़ीस्ट एकदम टाइटली एकदम उसने बंद कर लिए। लेन कहता है ठीक है, तो चाहता क्या है तू? लेन ने हेल्पलेस स्टाइल में हाथ फैला दिए, लेकिन आँखों में थोड़ा-सा खतरनाक वाली चमक थी। ओरिन सोच में पड़ गया। फाइनली उसने बोला, "तू कसम खाए कि तू कभी बेसिता को दोबारा अप्रोच नहीं करेगा?" लेन कहता है डन, नहीं करूँगा। उसने सीधा अपना राइट हैंड अपनी चेस्ट पे पॉइंट करके रखा और चेस्ट पे क्रॉस ब्लेड और एक स्काईलार्क था और फेलियर हाउस का एम्बलम था, तो उसपे उसने हाथ रख के ऐसे करा था। और लेन कहता है मैं फेलियर हाउस की इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, मैं कभी बेसिता को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करूँगा। ये नोबल का सबसे बड़ा मतलब एक शपथ होती है, एक वो होती है, जो तोड़ा गया तो सब नोबल सोसाइटी उसे बॉयकॉट करते हैं। लेन कहता है तो मिस्टर ओरेन, क्या अब मैं जा सकता हूँ? लेन ने थोड़ा-सा ऐसे इज़्ज़त दिखाते हुए एक परफेक्ट नोबल की तरह बोला था। ओरेन कहता है रुक जा, नोबल कोड के हिसाब से तुझे कंपनसेशन भी देना होगा। तेरे पास जितने भी मैजिक क्रिस्टल हैं सब दे दे। सराउंडिंग के जितने भी नोबल्स थे वो कहते हैं मैजिक क्रिस्टल? लेन कहता है मैजिक क्रिस्टल? उसकी मेमोरी के हिसाब से मैजिक क्रिस्टल मागी वर्ल्ड का करंट करेंसी थे। अच्छा, यहाँ पे पैसों की तरह यूज़ होते हैं। एकेडमी में एंट्री लेने के लिए एसेंशियल आइटम होता है ये। लेन के पास भी एक मैजिक क्रिस्टल नहीं था, मतलब एक भी नहीं था इसके पास। विस्काउंट जॉन ने काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन एक भी नहीं मिला। इससे समझ जाता है कि मतलब ये चीज़ कितनी रेयर होती है। इसके पास एक भी नहीं थी अपने बंदे के पास। गाइज़ यहीं पे अब मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ, अगला एपिसोड आपको बाद में मिलेगा।
लेनिन हमेशा बेकार के झगड़ों से बचता रहा था। उसके लिए दूसरों को हराने का मज़ा उस मज़े से कंपेयर भी नहीं हो सकता जो उसे अपनी पावर बढ़ाने में मिलता था, कल्टीवेशन के थ्रू। वैसे भी उसका और ओरिन का कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं था। शायद उसे तो ओरिन का शुक्रिया भी कहना चाहिए क्योंकि असली लेनिन को उसी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया गया था। मतलब उसी ओरिन ने ही ज़ख्मी करा था जिसकी वज़ह से लेनिन इस दुनिया में आ पाया था। लेनिन को ये लाइफ़ मिली थी। लेनिन एक प्रैक्टिकल बंदा था। उसके लिए इज़्ज़त कभी भी लॉजिक से ऊपर नहीं थी। अपनी फैमिली का नाम लेकर कसम खा लेना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ओरिन का अगला डिमांड उसकी लिमिट क्रॉस कर गया। लेनिन कहता है, "तू तो एक ऐसा नहीं कर सकता। वो ब्लैक ड्रॉप्ड लॉर्ड तुझे छोड़ेंगे नहीं।" लेनिन ने पैनिक भरी शक्ल के साथ अपने हाथों में उस मतलब एक तरीके से स्नैक को ज़ोर से पकड़ लिया। ओरिन हँसते हुए कहता है, "हा, हा, हा! ब्लैक रॉब्स हमारी छोटी-मोटी बातों पे इंटरफेयर क्यों करेंगे? भूल गया, पहले भी तो मैं तुझे आधा मार चुका हूँ, किसी ने कुछ बोला ही नहीं।" उसने अपना हाथ कस के बंद किया और उसकी हड्डियों से क्रैक क्रैक आवाज़ आई। ओरिन एकदम धमकी देते हुए कहता है, "अगर अपनी हड्डियों की मतलब अगर हड्डियाँ नहीं तुड़वाना चाहता, तो सीधे-सीधे मैजिक क्रिस्टल दे दे।" जैसे ही ओरिन पास आया, उसका बड़ा-सा बॉडी लेनिन के ऊपर एकदम शैडो की तरह एकदम छाने लगा। लेनिन ने अपने आस-पास देखा, ये जगह कैंप से काफ़ी दूर थी। चारों तरफ सिर्फ़ ओरिन के मतलब एक तरीके से आस-पास के लोग उसके ही टाइप मतलब उसके ही लोग भरे हुए हैं आस-पास। तो कोई जितने भी आस-पास लोग हैं बस तमाशा देखेंगे क्योंकि उसके ही लोग हैं। अपना उस हेल्प के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। ओरिन एकदम हँसते हुए कहता है, "मत सोच कि कोई तुझे बचाने आएगा।" लेनिन हँस के कहता है, "सच में? तो फिर परफेक्ट है।" एकदम से लेनिन का ये जो साइलेंट वाला सीन था वो एकदम से हट गया, डिसअपियर हुआ और अगले सेकंड वो ओरिन के पीछे था। लेनिन एकदम फ़ियर्स टोन में कहता है, "परफेक्ट, अब उस दिन का बदला ले सकता हूँ मैं।" उसने एक ज़ोर का किक मारा जो हवा से फुल लोडेड था। सीधा ओरिन की कमर पे लगा, बैंग आवाज़ आई। ओरिन हवा में उड़ गया और ज़मीन पे टकराया। उसकी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि उसकी आँखें लाल हो गई। ओरिन चिल्लाते हुए कहता है, "तूने तूने मुझे मार दिया! तूने मुझे मार दिया! तुझ में इतनी हिम्मत!" ओरिन गुस्से में कहता है, "तू तो गया, तुझे मैं फांसी लगा दूँगा।" तो ताकत से उठ के खड़ा हुआ। उसकी आँखों में खून, पसीने एकदम भाई एकदम एक हो गए थे। रोशनी निकल रही थी एकदम आँखों से कि एकदम पागल हो गया था। लेनिन शॉक में कहता है, "ये तो पावरफुल बॉडी का फ़ायदा है भाई। उसने तो सिर्फ़ 50% पावर से किक मारा था, लेकिन ओरिन पे उस उत उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ।" लेकिन जो लेनिन के जो पपेट्स थे इसे देख के श्रिंक हो गए क्योंकि उसकी जो बॉडी थी और थोड़ी बड़ी लगने लगी गुस्से में। ओरिन कहता है, "हैं?" उसने अपना पंच बियर जैसे घुमा दिया। लेनिन ने साइड से फ्लैश करके डॉज किया और इनका पंच एक छोटी-सी ट्री पे लगा और ट्री में गड्ढा बन गया। लेनिन सोचता हुआ कहता है, "1.7 की स्ट्रेंथ, लाइटली तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मुझे 2 से 3 पंच लग गए, तो मैं तो काम तमाम।" लेनिन अपने माइंड में कहता है, "एआई चिप, बताओ बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इससे हराने की?" एआई चिप कहता है, "बीप, टास्क मिल चुका है, स्टार्ट करते हैं असिस्ट करना।" एआई चिप कहती है, असिस्ट मोड ऑन होता है। लेनिन तुरंत ही नीचे झुका और इनका इतना खतरनाक वाइल्ड अटैक था वो तो एकदम मिस हो गया। एआई चिप कहता है, "एनिमी डिफेंस गैप मिला है, बेस्ट अटैक पॉइंट है।" लेनिन बॉडी जो था अपने आप ही कंटिन्यूअसली फ्लैश कर रही थी। वो अटैक्स को डॉज करते हुए पास जा रहा था। लेनिन बोलता हुआ अटैक के बीच में कहता है, "तू जानता है तेरी स्ट्रेंथ तो ज़बरदस्त है, बट तू स्लो है, तेरी बॉडी शेप का नुकसान है ये।" ये कहना दिखाता था कि जो लेनिन है अभी पूरी पावर से फाइट नहीं कर रहा है और जितने भी साइड किक्स थे शॉक में कहता है, "ये क्या? ये क्या? ये लेनिन है क्या? इतना पावरफुल कैसे हो गया सडनली?" सब एकदम शॉक्ड में रह गए थे। जितने भी आस-पास के चेले थे ना, सारे के सारे शॉक्ड में रह गए थे, ये ओरिन के। अब लेनिन ने एक पंच मारा फुल स्ट्रेंथ से, सीधा ओरिन के आर्मपिट पे लगा जाके और थड सी आवाज़ आई। ओरिन दर्द के मारे ज़मीन पे गिर गया और काफ़ी देर तक उठ ही नहीं पाया। लेनिन फुल स्ट्रेंथ से अप्रॉक्स 1.5 की स्ट्रेंथ दिखा रहा था। ओरिन से ज़्यादा नहीं बट क्लोज़ थी उसके पास। ऊपर से उसने वीक स्पॉट पे मारा था तो ज़्यादा डैमेज पड़ा था। ओरिन गुस्से और पेन में कहता है, "तू गया, मेरी फैमिली तुझे छोड़ेगी नहीं।" लेनिन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, "ओह! सच में?" उसने एक और किक मारा, सीधा ओरिन के जो लोअर स्टमक था ना वहाँ पे, ओरिन एकदम झुक गया। जैसे एकदम भाई एकदम कोई होता है ना कि एकदम दर्द के मारे एकदम बैठ जाता है, वैसा टाइप के झुक गया था। लेनिन एकदम स्क्वाट पोज़ीशन में आया। उसके पास जाके हँस के कहता है लेनिन डेविलिश टोन में, "और वैसे भी जब तू मुझे छोड़ने वाला है ही नहीं, तो क्यों ना उससे पहले मैं तुझे ही खत्म कर दूँ। आगे जाके तो मेरा काम तमाम होगा, उससे पहले मैं तेरा ही कर देता हूँ ना, कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा।" उस वक़्त लेनिन का स्माइल एक डेविल जैसा लग रहा था। ओरिन अंदर से डर के कहता है, "ये मज़ाक नहीं कर रहा है, ये सच में मुझे मार डालेगा।" लेनिन की आँखों में उसने किलर जो होता है ना किलर वाला इंटेंट वो देख लिया। जैसे उसका सारा गुस्सा अब गायब हो गया और सिर्फ़ अब दर्द बचा हो, उसके अंदर डर भर गया था। ओरिन कहता है, लेनिन भाई प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़
मैं डोरलान फैमिली से हूँ, अगर मुझे मार दिया तो तू फँस जाएगा प्लीज़। लेनिन एकदम मॉकिंग करते हुए कहता है, तो मान रहा है तू गलत था? ओरेन कहता है, हाँ, हाँ, मैं मान गया, आई एम सॉरी। लेनिन एकदम स्माइल करते हुए कहता है, वेरी गुड, माफ़ी एक्सेप्ट की गई है। अब नोबिलिटी के रूल के हिसाब से मैं कंपनसेशन की डिमांड करता हूँ। लेनिन कहता है, तो चलो सब मैजिक क्रिस्टल दे दो जो तेरे पास हैं। ओरेन शॉक में कहता है, ओह नो! ऐसा मत कर, तू जानता है कितनी जान गई है इन मैजिकल क्रिस्टल के लिए, यानी मैंने कितने लोगों को मारा है, लूटा है। लेनिन कूल टोन में कहता है, एकदम कूल टोन में, ज़िंदगी एक सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसी होती है। नाउ इट्स योर टर्न, लाइफ या मैजिक क्रिस्टल चूज़ कर ले। यानी वो यही कहना चाह रहा था कि जैसे तूने दूसरों को लूट के, मार के लिया है ना मैजिक क्रिस्टल, अब मेरी बारी है, अब तेरे साथ वही हो रहा है जो तूने दूसरों के साथ करा। लेनिन ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, उसने ओरेन के चेहरे पर पैर रखा और धीरे से फ़ोर्स बढ़ाते हुए कर रहा था, बोले जा रहा था। ओरेन का फेस ग्राउंड पे एकदम धँसा जा रहा था, साँस लेना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद लेनिन ने प्रेशर थोड़ा-सा कम किया। लेनिन कहता है, तो अब तक डिसाइड कर लिया? एक ठुआ-सी आवाज़ आई। ओरेन ने बड़ी मुश्किल से साँस लिया। उसका फेस पूरा का पूरा एकदम मड में एकदम फुटप्रिंट बन चुका था। एकदम होता है ना जैसे एकदम चेहरा बन गया ज़मीन में, वैसा बन गया था। बहुत फ़नी लग रहा था। लेकिन कोई हँसने वाला यहाँ नहीं था, क्योंकि हँसे तो इनका बॉस इन्हें मार देगा जिसका मुँह ज़मीन में एकदम धँसा पड़ा है। ऊपर से क्या पता लेनिन भी कुछ करे इसलिए। तो लेनिन तो एकदम चुप था वैसे तो। एक बंदा धीरे से पीछे हट के भागने लगा। लेनिन ने छोटी सी पत्थर उठाई। तभी एआई चिप कहती है कि वाइंड एस्टिमेशन डन, शूटिंग ऑर्बिट एडजस्टेड, और बूश आवाज़ आई। पत्थर उस लड़के के पैर पे लगा और वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो एआई चिप थी इसने आस-पास की हवा का पता करा कि हवा कितनी डायरेक्शन में कैसे मुड़ रही है। मैं पत्थर फेंकूँगा तो हवा की डायरेक्शन से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। क्या हवा की डायरेक्शन का फ़ायदा उठाया जा सकता है? एकदम अच्छे से पता करके पत्थर फेंका गया और अपने आप ही एकदम सटीक टारगेट पे लगा। यानी एकदम बॉट जैसे काम कर रहा था। जिन पे भी लेनिन की नज़र गई, सब काँपने लगे और आँखों एकदम जितनी भी आँखें थी सब एकदम आँखों को झुका लिया गया। ओरेन एकदम गिव अप करते हुए कहता है, ओके मैं दे दूँगा मैजिक क्रिस्टल, बट वो तो मेरी कैरेज में है, चलो वहाँ ले चलो पहले। लेनिन एकदम sarcastic टोन में कहता है, मैजिक क्रिस्टल इतने इम्पोर्टेंट है और तू उन्हें मतलब कैरी नहीं करता? क्या मुझे तूने उल्लू समझा है? लेनिन को वो बचपना वाला जो झूठ था ना बचपने वाला, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेनिन एंग्री टोन में कहता है, तो अभी तक तुझे मार खाने का मन लग रहा है, हो रहा है अभी भी, और ज़्यादा मार खाना चाहता है। उसने ओरेन का हाथ पकड़ा और फिर झटका दिया। एकदम क्रैक आवाज़ आई, यानी हाथ तोड़ दिया गया। ओरेन एकदम से चीखने लगा। पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज गई। लेनिन कहता है, अब बता, वरना दूसरा भी तोड़ दूँगा। ओरिंग एकदम रो-रो के कहता है, नहीं, 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 ब्लैक रॉब्ड लॉर्ड्स तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेनी एकदम कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, हाँ, 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 तूने भी तो मुझे पहले अधमरा कर दिया था, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, भूल गया क्या? लेनिन कहता है, लगता है तुझे मरने का बहुत क्रेज़ है ना? तुझे मरना है लगता है, बहुत क्रेज़ है तुझे। वो फिर से ओरेन के पास जाने लगा। ओरेन गुस्से और डर में कहता है, रुक, रुक, ठीक है, दे देता हूँ, मैजिक क्रिस्टल देता हूँ, पर तू कसम खाए कि तू फिर कभी बदला नहीं लेगा। लेनिन कहता है, ओके, मैं फिर जो फारिल अबे क्या नाम है इसकी फैमिली का? फारलियर फैमिली के हॉनर की कसम खाता हूँ। फारलियर इस फैमिली का नाम है। और इनका चेहरा लाल हो गया। उस वो मुश्किल से बैठ के अपने कपड़ों को अंदर से एक गोल्डन कुछ निकाला और पोंछने लगा और लेनिन की तरफ एकदम फेंक दिया। यानी थोड़ा-सा एकदम एकदम पोंछा-वोछा निकाला, कुछ शायद समेट रहा होगा, अंदर से कुछ पोंछ रहा होगा, यानी इकट्ठा कर रहा होगा क्रिस्टल, या क्रिस्टल शायद उसके अंदर ही होंगे। थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहा था, आगे-पीछे करे जा रहा था, तो फिर उसने दे दिया। ओरिन कहता है, ये सारे मैजिक क्रिस्टल हैं इसी में। ये फालियर फैमिली है, शायद मैं इसे फेलियर फैमिली कह रहा था, लेकिन शायद इसका नाम फालियर फैमिली है। ओके, जो भी है, जैसा भी नाम है हम वैसा ही बोलेंगे। है तो इसकी फैमिली ना, तो इतना तो समझ आ गया होगा। लेनिन ने वो जो पाउच था उसे उठाया, एक छोटी-सी बैग जिसमें गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से एकदम बंधा हुआ था। सेंटर में ईगल और शील्ड का एक सिंबल बना हुआ था और प्लांट से एकदम घेरा हुआ फैमिली सिंबल जैसा लग रहा था। लेनिन ने पाउच ओपन किया, अंदर से डज़न्स ऑफ ब्लैक क्रिस्टल्स पड़े थे। एआई चिप कहता है, अननोन एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। लेनिन कहता है, सो क्या ये यूजेबल है? एआई चिप कहता है, डेटाबेस मतलब काफ़ी नहीं है। यूसेज मेथड नॉट फाउंड। वार्निंग, अननोन रेडिएंस सजेशन, होस्ट बॉडी को डिफेंस बूस्ट करो। लेनिन सोचता हुआ कहता है, समझ गया। लेनिन कहता है, वैसे तू कौन सी एकेडमी जा रहा था? ओरिन धीरे से कहता है, वेटलैंड गार्डन्स। लेनिन कहता है, वेटलैंड गार्डन्स, सुना है कि उसकी एंट्री फी 10 डेमन क्रिस्टल है, राइट? ओरिन हैरानी से कहता है, हाँ, पर तुझे कैसे पता? लेनिन के फेस पे एक छोटी सी मिस्टीरियस स्माइल थी। ट्रुथ ये था कि उसने कभी वेटलैंड गार्डन्स के बारे में सुना ही नहीं था। बस ब्लफ कर रहा था, ऐसी मतलब ऐसे ही तुक्का मार दिया। वैसे भी एकेडमी फीस मोस्टली राउंड नंबर में ही होती है, यानी 5,
10, 15, 20 ऐसे ही। लेनिन कहता है, चलो तेरे 3 मैजिक क्रिस्टल वापस करता हूँ तेरे लिए ही। उसने पाउच में से 3 निकाले और बाकी के पाउच ओरिन को वापस फेंक दिया। ओके, तो शायद उसने शायद पूरा पाउच ही में दे दिया 3, या सारे रख लिए 3 उसे वापस करे, वो आगे देखेंगे हम। लेनिन कहता है, ये 3 मैजिक क्रिस्टल मेरे कंपनसेशन हैं। वैसे तो लेनिन चाहता था कि सारे मैजिक क्रिस्टल ले सकता, बट अभी तक उसे ब्लैक और व्हाइट रोब वालों का एग्जैक्ट एटीट्यूड क्लियर नहीं था कि वो कोई दिक्कत ना दे, और वो खुद को उनकी लिमिट टेस्ट करने का एक तरीके से चारा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने ओरिन के पास एंट्री फी जितने मैजिक क्रिस्टल छोड़ दिए, ताकि अगर बाद में कोई हंगामा भी हो तो उसके पास एक वैलिड एक्सक्यूज हो। ओरिन थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए कहता है, थैंक यू। अब समझ आ गया। एक तरीके से भाई ने, इसके पास 13 क्रिस्टल होंगे, जिसमें से इसने क्या करा, 10 क्रिस्टल इसे वापस कर दिए ओरिन को, ताकि ये मैजिक एकेडमी में जाके वहाँ पे अपना 10 क्रिस्टल में अपना सब कर सके, और 3 क्रिस्टल अपने कंपनसेशन के तौर पे अपने लेनिन ने ले लिए थे। वैसे तो चाहता था सारे ले ले, लेकिन भाई ये जो यहाँ पे ब्लैक रोब वाले बंदे हैं ना, बड़े खतरनाक हैं, और एक तरीके से एग्जाम्पल तो ये खुद नहीं बनेगा कि अगर उन्होंने कोई दिक्कत दी तो, इसलिए उसका चेहरा काफ़ी रिलैक्स हो गया था। अगर उसके पास मैजिक क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बचते और वो एकेडमी के अंदर नहीं जा पाता, तो शायद अपने घर वालों का सामना भी नहीं कर पाता। लेनिन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, टेंशन मत ले, तेरी मैजिक क्रिस्टल मैं नहीं लूँगा। उसने अपना सर उठाया और आसपास खड़े दूसरे नोबल लेट्स की तरफ देखा, यानी लेट्स यानी जो बंदे हैं उनकी तरफ देखा। सबके हाथ टाइट फिस्ट बन चुके थे। ये देख के लेनिन ने थोड़ा सा सरकास्टिकली अपना सर हिला दिया। जितने भी आसपास के यंग लोग थे एकदम रिलीव्ड होके कहते हैं, थैंक यू लॉर्ड लेनिन। लेनिन के एश्योरेंस के बाद सबके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया। सबने तुरंत ही झुक के थैंक्स बोला था। लेनिन कहता है, लेकिन मुझे एक और चीज़ चाहिए कंपनसेशन के तौर पे। उसने उन लड़कों में से एक की तरफ देखा, वही बंदा जो भाग रहा था सबसे पहले, जिसे पत्थर मार के बंदे ने गिराया था अपने मेन कैरेक्टर ने। लेनिन कहता है, तेरे जो हाथ पे जो क्रॉस ब्लेड लटक रहा है ना, बड़ा ही ऑसम लग रहा है। वो बंदा थोड़ा सा डर गया, लेकिन लेनिन क्लियरली उसके विस्ट की जो स्वॉर्ड थी उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। वो जो यंग बंदा था, वो तुरंत ही रिएक्ट करते हुए कहता है, लॉर्ड वो आपका ही है। लेनिन हँसते हुए कहता है, हाँ, हाँ, फिर तो मैं मना नहीं करूँगा, मेरा ही है। जब उसने जितने भी यंग लोग थे और क्रॉस उस यंग बंदे से क्रॉस ब्लेड ले ली, और उसका जो वेट था थोड़ा-सा फ़ील करके अपना सैटिस्फैक्शन सर सर हिला दिया कि हाँ, ठीक है भाई, चल तू जा सकता है। ये स्वॉर्ड एक नोबल की स्वॉर्ड थी और क्वालिटी लिटरली एकदम टॉप क्लास थी। स्वॉर्ड का हिल्ट फ्लोरल डिज़ाइन से एकदम डेकोरेटेड था, जो ग्रिप स्लिप होने से रोके, और जितने भी इसमें स्कैबर्ड एकदम प्योर शार्क फिन का बना हुआ था, और पूरी स्वॉर्ड में एक रॉयल और लग्जूरियस वाइब आ रही थी। लेनिन एक क्रिस्टल पॉकेट वॉच से टाइम चेक कर रहा था। उस वॉच में 24 छोटी फ्रेम्स थी और एक-एक हार दिखाने के लिए थी। ये वॉच उसने एक छोटे मोटू से लूट के ली थी, और इनके लॉन्डो के साथ-साथ एक वेपन और हज़ारों गोल्ड कॉइन के चीज़ें भी ले ली थी, और डॉलान फैमिली का रिवेंज। लेनिन ने सोचा, वो तो बोरबोन किंगडम से है और हम काउंट ज़ोन की टेरिटरी में, दोनों किंगडम्स ऑलरेडी एनिमीज़ हैं। उसने बस 1 सेकंड सोचा, फिर पूरी ओरिन वाली टेंशन दिमाग से हटा दी। लेनिन खुश होके कहता है, इस बार तो फुल प्रॉफिट हो गया है। मैजिक क्रिस्टल तो मागी की करेंसी है, सुपर यूज़फुल है। लेनिन ने एक मैजिक क्रिस्टल उठाया, वो थोड़ा-सा कोल्ड फ़ील दे रहा था। एआई चिप ने कैलकुलेट करा, थोड़ा-सा रेडिएशन इसके अंदर भरा हुआ है, बट ये बॉडी की वाइटैलिटी बढ़ाता है। लेनिन थोड़ा-सा सीरियस टोन में कहता है, पर सबसे मतलब कह रहा है कि जब से ये ओरिन को हराया है ना, सब लोगों का एटीट्यूड बदल गया है मेरे खिलाफ। पावर तो मैटर करती है इस वर्ल्ड के अंदर। 2 दिन बीत चुके थे। ओरिन के हाथ तोड़ने वाली सीन सबके दिमाग में अब हॉरर बन चुकी थी। जब ओरिन वापस आया तो सीधा अपने कैरेज में छुप गया। एक नोबल गर्ल लॉन्ग लेग्स के साथ लेनिन के पास आई, जिसका नाम लिलिथ था। लिलिथ कहती है, हाय लेनिन, वांट टू प्ले टुगेदर? साथ खेलना चाहती हो तो खेलना चाहते हो? तो लेनिन ने कहा, थैंक्स बट फ्रेंड्स आने वाले हैं। लिलिथ मुस्कुराते हुए कहती है, ओह! तो डिस्टर्ब कर दिया क्या मैंने? जैस्मिन एंड अदर्स भी इंटरेस्टेड हैं? लेनिन सोचता हुआ कहता है, आजकल की लड़कियां काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। जॉर्ज ड्रामेटिक एंट्री देते हुए यहाँ पे कहता है, हा, 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 अब तक कितनी गर्ल्स तुझे इनवाइट कर चुकी हैं? यंग कैसानोवा कैसानोवा शायद कोई एज़ अ होता होगा ना कि मतलब ऐसे कोई राइडर है, जैसे कोई बाइक वाइक चलाता है तो उसे राइडर कहते हैं। तो यही लड़कियों में पॉपुलर बंदे को कहते होंगे कैसानोवा, या शायद हमारे वर्ल्ड में कैसानोवा कुछ होता होगा मीनिंग, खुद ही देख लेना। लेनिन आइस को रोल करते हुए कहता है, तुझे कंपेयर कैसे करूँ यार, हैं? कैसे करूँ कंपेयर? सैटिन गोल्ड मेन लॉयन इसका नाम था। तो लेनिन कहता है,
मतलब जो मतलब ये लोग मुझे अवॉइड नहीं कर रहे, बस मुझे थोड़ा-सा दू गुर मतलब इनके जो ग्रुप है ना, इनसे थोड़ा दूर रहना है, आइसोलेशन में रहना है मुझे। जॉर्ज कहता है, "अब तो तू कैंप का हॉट टॉपिक बन चुका है। लिलिथ भी इंटरेस्टेड है। अगर तू चाहे तो 3 दिन में उसे पटा भी सकता है। कांग्रेट्स ब्रो, ये तो रिवेंज है भाई रिवेंज। तेरे साथ जो हुआ तूने तो उसका बदला ले लिया।" जॉर्ज ने एक बॉटल हवा में फेंकी, लिलिन ने कैच कर ली। लिलिन ने बॉटल ओपन की और फ्रूटी स्मेल आई प्लस अल्कोहल का मिक्स था। लिनियन सरप्राइज़ में कहता है, "एप्पल वाइन इतने मंथ्स में मतलब पीता ही नहीं था।" तो जॉर्ज कहता है, "ये फेडरेशन का स्पेशल है, बड़ी मुश्किल से बचाया था मैंने।" जॉर्ज एकदम टोस्ट करते हुए कहता है, "टू लेनिन यानी तेरे नाम, चीयर्स।" और लेनिन कहता है, "चीयर्स।" दोनों ने वाइन एकदम भाई पी ली और लेनिन सिंसियरली कहता है, "थैंक्स जॉर्ज।" जॉर्ज ने लेनिन के लिए सब कुछ केयरफुली प्लान किया था और खुद अटैक नहीं किया था, बट इनडायरेक्टली लेनिन को स्ट्रांग बनाया था ताकि लेनिन खुद बदला ले। लेनिन दिल से सोचता हुआ कहता है, "ये बंदा लोगों का ट्रस्ट जीतने नहीं, दिल जीतने में एक्सपर्ट है, वैसे ही जैसे एक ट्रू फूर्स अलायंस लीडर होता है।" फूर्स अलायंस लीडर। जॉर्ज कहता है, "क्या भाई, फूर्स अलायंस के मेंबर को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता।" सीन चेंज होता है, नाइट का टाइम होता है, कैंप फायर के अराउंड फुल मस्ती चल रही थी। सब जितने भी यंग लोग थे एक-दूसरे के क्लोज़ आ गए थे। जॉर्ज कहता है, "लेनिन मिलाओ, मिलाओ ये देखो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। यार फूहान, काउंट नोमियर का डिसेंडेंट है ये।" यार फूहान कहता है, "मतलब तुम्हारे बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि कैसे तुमने ओरिन को भाई कुत्ते की तरह हराया था। रिस्पेक्ट है यार तुम्हारे लिए।" लेनिन कहता है, "यार थैंक यू, आपसे भी मिलके खुशी हुई और थैंक यू जो भी आपने बताया।" जॉर्ज कहता है, "ये ट्विन्स हैं, ग्वेन एंड ग्वेलिथ, तेरे फैन्स हैं ये।" ग्वेन एंड ग्वेलिथ एकदम ब्लश करते हुए कहता है, "नाइस टू मीट यू मिस्टर लेनिन।" लेनिन एकदम फ्लर्टी स्टाइल में कहता है, "प्लेज़र इज़ माइन ब्यूटीफुल लेडीज़।" और ट्विन्स ब्लश करके भाग गए। जॉर्ज का रिएक्शन प्राइसलेस था। जॉर्ज एकदम जेलस टोन में कहता है, "तू तो लकी निकला यार, ट्विन्स ब्रो, ट्विन्स ट्विन्स मिलेंगी तुझे एक साथ दो-दो।" लेनिन थोड़ा-सा सीरियस होते हुए कहता है, "पर सप्लाई शॉर्टेज के टाइम बैंक्वेट का रियल रीज़न क्या है? सिर्फ़ फ्लर्टिंग तो नहीं है ना? यानी मतलब ये जो सप्लाई शॉर्टेज के टाइम पे जो तूने बैंक्वेट रख दिया, इतना मतलब कम हमारे पास खाना-पीना है, ऊपर से तूने बैंक्वेट रख दिया, खाना सबको फ्री में दे रहा है, तो ये तू फ्लर्ट करने के लिए तो नहीं कर रहा होगा या इम्प्रेस करने के तो नहीं कर रहा होगा, कुछ तो मेन रीज़न होगा इसका।" जॉर्ज एकदम लीडर मोड ऑन करते हुए कहता है, "गुड, तू समझदार है।" जॉर्ज ने स्पून से कैंप फायर पर ठक-ठक किया। जॉर्ज कहता है, "एवरीवन अटेंशन प्लीज़।" सब लोग चुप हो गए और जॉर्ज सेंटर में अनाउंस करता है। जॉर्ज कहता है, "वेलकम लेनिन, न्यू मेंबर्स ऑफ फूर्ज अलायंस।" सब एकदम क्लैपिंग करने लग जाता है, पला-पला-पला आवाज़ आ रही होती है। जॉर्ज एकदम सीरियस टोन में कहता है, "ये अलायंस बनाया गया था ताकि सब एलोकोटिस सेफ एकेडमी तक पहुँच सके।" पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे, एक्वालिटीज़ कुछ भी होता होगा, बट अब डेंजर्स सामने हैं। जॉर्ज कहता है, "हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ के पास पहुँच गए हैं। लास्ट और सबसे डेंजरस स्टेज में।" लेनिन माइंड में कहता है, "ग्रेट प्लान्स ऑफ डेथ।" अब एआई चिप के मेमोरी में ये जो कॉन्टिनेंट था काफ़ी बड़ा था। लेनिन का फूर्स अलायंस साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा था, क्रॉसिंग मल्टीपल किंगडम्स। और इतने जंगलों, पहाड़ियों, इतना सब कुछ आने के बाद, इतना वाइल्डरनेस आने के बाद एक पतला-सा प्लेन आया जिसके बाद ओशन होने की अफ़वाह थी। लेकिन ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ नाम का एरिया फुल डेंजर से भरा हुआ था। बीस्ट, डेड एडवेंचर्स, मशीनरीज़ होते हैं ना, वो जो मतलब पैसों के बदले काम करते हैं वो, सबकी लाशें यहाँ बिखरी होती हैं। इवन बैंडिट्स भी यहाँ आने से डरते हैं। अब लेनिन और बाकी मैगुस एकोटिलिस के ग्रुप इसी जगह से कोस्ट तक ट्रैवल करने वाले थे। यानी यहाँ से तुम्हें ट्रैवल करके समुद्र के कोने तक जाना है, वहाँ से शायद इनकी कुछ फेरी-वेरी होगी, कुछ भी होगा ना आगे ट्रैवल के लिए, कोई भी बोट, जहाज कुछ भी हो। लेकिन अभी तो यहाँ से ट्रैवल करके इन्हें जाना है। अब यहाँ पे एक मोटू बॉय कहता है कॉन्फिडेंट होते हुए, "ब्लैक और व्हाइट रॉब्ड लॉर्ड्स यहाँ हैं ना, उनके साथ हम सेफ रहेंगे यार, वो तो हैं हमारे साथ।" जॉर्ज एकदम सीरियस टोन में कहता है, "करेक्ट, उनका प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है, पर जब वो नहीं हैंडल कर पाएँगे, तब मौत हमारी हो ही जाएगी। हो सकता है मैं, हो सकता है तुम, और क्या चाहोगे तुम? मतलब ऐसा हो जाए?" मोटू बहुत शॉक में कहता है, "डेफिनिटली नॉट यार।" फेस तो एकदम लाल हो गया था उसका। जॉर्ज एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, "हमारे सपने हैं मैंगूस एकेडमी तक पहुँचना, लेकिन ये जगह सबसे पहली रियल टेस्ट है हमारे लिए।" जॉर्ज कहता है, "मेरे फादर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर मैगूस ट्रैवलिंग
पार्टी में, इस प्लेन्स में हेवी डेथ होती हैं, यानी जितने भी लोग इस रास्ते से जाते हैं, एक तरीके से ना ये ऐसा मान लो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है इनका, जो यहाँ के बच्चे जा रहे होते हैं सीधा अकेडमी। और अकेडमी जाने से पहले ना इनको ये जंगल, मतलब पहले तो बहुत सारी जगहें पार करनी है, बहुत सारे और जंगल, फिर आती है जो डेथ प्लेन्स, एक तरीके से डेथ वाली जगह। ये जो डेथ वाली जगह है ना, ये डेथ वाली जगह में ना जब भी कोई भी लोग, कोई भी ग्रुप यहाँ से गुजरता है, तो सब उस ग्रुप में अगर 100 लोग हैं तो कभी शायद 60 बचे, कभी शायद 40 बचे। जितनी भी ग्रुप की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग लोग बचते हैं। तो वही बताया जा रहा था कि हमेशा इस यहाँ पे लोग कम ही हो जाते हैं, यानी एंड तक पहुँचते-पहुँचते कम हो जाते हैं। और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि जब तुम वो ओशन के करीब पहुँचोगे ना, यानी आगे जाके ओशन आएगा, यानी समुंदर आएगा। जब तुम ओशन के करीब पहुँचोगे तो वहाँ से शायद लोग अलग-अलग अकेडमी के लिए जा सकते हैं। शायद एक ही अकेडमी के लिए जा रहे हों, शायद डिपार्टमेंट अलग हो, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी पहले ना इन लोगों को ये सब पार करना है। ये जो डेथ वाली जगह है ना, ये डेथ वाली जगह इनको पार करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। अब जितने भी ये सब सुना था ना, और जितना भी क्राउड का रिएक्शन था वो दिखाया जाता है। सब जितने भी लोग थे सब पैनिक में आ गए, लड़कियाँ, लड़के सब जॉर्ज की तरफ देख रहे थे। जैसे पूछ रहे हो कि अब क्या करें? हमें हमें क्या करना है?